सीतानाथ समारंभां रामानंदादि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपराम्। आज इस ऐतिहासिक केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के गंगाराजा परिसर में आप सभी पीएचडी स्कॉलर्स और सभी अभ्यर्थियों का मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं कोई बाहर का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं इस संस्था का एक अभिनंदन हूँ और आप लोगों के साथ लगातार कार्यक्रमों में रहता हूँ। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज एक इतने महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जो कि हमारी भारतीय संस्कृति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन सिद्ध होने जा रहा है। आप जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद कुछ ऐसी शिक्षा नीति रही जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को पीछे छोड़ करके आंग्ल संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता रहा, जिसके चलते हमारी भारतीय संस्कृति के उन मूलभूत तत्वों को, उन वैज्ञानिक परिणतियों को नजरअंदाज किया जाता रहा। मुझे बड़ी प्रसन्नता है वर्तमान भारत सरकार ने भारतीय ज्ञान परंपरा IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम को एक हमारे करिकुलम का अंग बनाया है और आज संपूर्ण भारतवर्ष में विविध शिक्षण संस्थानों में भारतीय ज्ञान परंपरा के केंद्र स्थापित किए गए हैं। हमारे संस्थान में भी ये केंद्र है और मैं भारतवर्ष के तमाम केंद्रों में जाकर के भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में चर्चा कर चुका हूं और मुझे प्रसन्नता है कि आज हमारे बच्चों के करिकुलम में NCERT के पाठ्यक्रम में बच्चों को प्रारंभ से ही हमारी ज्ञान परंपरा से अवगत कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से सराहनीय है। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा, विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विशेष रूप से, मैं आयुर्वेद का स्नातक हूँ और मेरा बहुत बड़ा परिचय हमारे त्रिवेदी जी ने दिया, लेकिन मूल परिचय मेरा वो ये है कि मैं आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ और जीवन भर विद्यार्थी रहना चाहता हूँ। तो विद्यार्थी रहने में जो आनंद है वो कहीं नहीं मिलेगा। सीखने की प्रवृत्ति हमेशा रखना चाहिए। तो उसी प्रवृत्ति के तहत मैं आप लोगों के साथ आज अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं जहां भी जाता हूँ मैं अपने विद्यार्थियों से सीख करके आता हूँ। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर अच्छी चीज कहीं से मिलती है तो हमको निश्चित रूप से अर्जन करना चाहिए। तो आज जो चर्चा हम लोग करेंगे वो नेक्स्ट आपके प्रोस्पेक्ट्स बताने के पहले आपको एक आयुर्वेद के बारे में सूक्ष्म परिचय आपके बारे में कराना चाहूंगा कि आप सभी जानते हैं, क्या कॉलर माइक है? आप सब जानते हैं कि ये जो आयुर्वेद है वो आयुर्वेद की विलक्षणता ये है कि ये केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये आपकी एक आदर्श जीवन दर्शन है। समाज में हम किस तरह रहें, कैसे हम जीवन यापन करें, हमारी कार्यशैली क्या हो, हमारी जीवन शैली क्या हो, ये सारी चीजें आयुर्वेद के अंदर आती है। एक चिकित्सा विधान होकर के ये टोटल वे ऑफ लाइफ, आइडियल वे ऑफ लाइफ, ये आयुर्वेद की महत्वपूर्ण हमारी उपलब्धि है। तो इसके बारे में मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद, ये इसकी प्राचीनता के संदर्भ में आप सब लोगों को ज्ञान होगा कि वेद विश्व वाङ्मय के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों के रूप में स्वीकार्य हैं और अथर्ववेद का उपांग होने के नाते आयुर्वेद की प्राचीनता पहले स्वीकार्य है। तो ये जो है प्राचीनतम चिकित्सा विधा के बारे में आप जानना चाहे तो प्राचीनतम ग्रंथ है। जब विश्व की पीड़ित मानवता अपने उपचार के लिए सोच रही थी उस समय ये महर्षि भरद्वाज की धरती है। महर्षि भरद्वाज
सबसे पहले व्यक्ति थी जो इंद्र के पास जाकर के उन्होंने आयुर्वेद के आविर्भाव के लिए आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करके पृथ्वी लोक पर लाई। तो आज जो है इसको हम कह सकते हैं कि इट इज एजेंशियंट हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, मानव सभ्यता से भी अधिक प्राचीन समय से हमारी आयुर्वेद प्रचलित है। दूसरी बात, आज ये विश्व में सबसे अधिक इसकी उपयोगिता क्यों है? इसकी उपयोगिता का कारण है कि यह होलिस्टिक साइंस है। होलिस्टिक का मतलब होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगो धारित जीवितम नित्य कष्टानुबंधस्य पर्याय। आयु की परिभाषा जब की गई तो क्या बताएगा? शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, ये चार तत्व हैं। इन चारों तत्वों से मिलकर के हमारे जो निष्पत्ति होती है तब आयु बनती है। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर नॉट सिंपली टीचिंग एन इंडिविजुअल physically, we are teaching an individual holistically, right from physical, mental, social and spiritual point of view. ये जान के आपको प्रसन्नता होगी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य को परिभाषित किया। परिभाषा क्या थी? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ डिसीजेज और इन्फर्मिटी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी महत्वपूर्ण संस्था परिभाषा क्या कर रही थी स्वास्थ्य की, कि अगर कोई रोग नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। दैट इज द कंप्लीटली इनकम्प्लीट डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ। जब उन्होंने देखा कि हजारों वर्ष पूर्व महर्षि सुश्रुत ने स्वास्थ्य की परिभाषा क्या थी? समदोष समाकृष्य समधातु बल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय बना स्वस्थ की विधि। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस डेफिनेशन उनको अपनी परिभाषा बदलनी पड़ी। प्रसन्न आत्मेंद्रिय बना, केवल शरीर स्वस्थ रहने से काम नहीं चलेगा, आत्मा, इंद्रिय और मन, इनकी भी प्रसन्नता होना चाहिए। तो इस परिभाषा के चलते आज जो है WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो परिभाषा है बदल दी है। अब परिभाषा क्या है? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग, नॉट merely the absence of disease and infirmity। ये परिभाषा बदलनी पड़ी। तो ये हमारा सर्वांगीण स्वरूप है। हम किसी रोगी की चिकित्सा करते हैं तो सर्वांगीण रूप से करते हैं, उसके एक एक पहलू की चिकित्सा करते हैं। वही तात्पर्य होता है कि भाई चिकित्सा कैसी होती है? अपुनरुद्ध भाव, इसमें रिकरेंसेस नहीं होते। हम किसी रोगी के शरीर में अगर पेन हो रहा है तो हम पेन किलर देकर के दर्द को ठीक नहीं करते, दवा का असर खत्म होगा फिर शुरू हो जाएगा। हम कॉज की चिकित्सा करते हैं, हम रूट कॉज निकालते हैं। इसलिए आयुर्वेद जो है होलिस्टिक अप्रोच के चलते आज संपूर्ण विश्व चिकित्सा का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इट इज पेशेंट ओरिएंटेड रादर देन डिसीज ओरिएंटेड, अनलाइक द वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन। हम जो है रोगी की चिकित्सा अलग करते हैं, हम रोग की चिकित्सा नहीं करते। रोग माधव परिच्छेद तथो अनंतर औषधम तथा कर्म विशद पश्चात बुद्धिपूर्वक समाचले। हमको करना क्या होता है कि दो रोगी हमारे सामने हैं, दोनों को ही लूज मोशन हो रहे हैं, पतला दस्त हो रहा है, और दोनों को एक ही औषधि नहीं दी जा सकती। हम व्यक्ति के सामने चिकित्सा करते हैं, ये आयुर्वेद की विलक्षणता है। हमारा इंडिविजुअलाइज्ड पर्सनलाइज्ड अप्रोच होती है, व्यक्तिगत चिकित्सा होती है। क्या कहा है तिलक ने? योग मासाम योग विद्या देश कालोपादितम पुरुषम पुरुषम बीच सगे विश्वता। हर व्यक्ति का प्रकृति भिन्न होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेम्परामेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। दैट्स व्हाई सेम ट्रीटमेंट कैन नॉट बी गिवन टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। हर व्यक्ति का अलग भिन्न होने के कारण हमको हर व्यक्ति की चिकित्सा व्यक्ति के हिसाब से करनी पड़ती है। ये आयुर्वेद की विलक्षणता है। इसलिए ये चिकित्सा में अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो हमारे पास एक रोगी आता है कि हमारा पेट साफ नहीं होता, तो हम कहते थे कि गर्म दूध पीजिए, रात को 1 गिलास, शरीर मोशन हो जाए। दूसरे को हम कहते हैं कि 2 मुनक्का 2 अंजीर डाल के पीजिए, आपका मोशन हो जाएगा। तीसरे को कहते हैं कि आपको इससे काम नहीं चलेगा, आप हरड़ को भून करके पीस करके काला नमक मिला के ले लीजिए, आपका पेट साफ हो जाएगा। चौथे को कहते हैं नहीं, आपको पूरा त्रिफला देना पड़ेगा। पांचवे को कहते हैं कि आपको पंचकार चूर्ण लेना है, सेंधव शुंठी सौंफ सनाय और शिवा। छठवें को कहते हैं कि आपको दीक्षा बेदी रस लेना पड़ेगा या तेल लेना पड़ेगा। It totally depends on the constitution and temperament of an individual
while giving a treatment to a particular patient. ये आयुर्वेद की विलक्षणता है। तो ये हमारा इंडिविजुअल अप्रोच है। इट क्योर्स द डिसीज रेडिकली रादर देन क्लासिफिकेशन। दोषः कदाचित् कुप्यन्ति जिता लंघन पाचनै और जिता संशोधने हेतु देते पुनरुद्भव। हमारा सिद्धांत क्या है? दोषाणाम तो धर्माणाम मूले अल्पाते सती। एक वृक्ष को अगर ऊपर से आप काट देंगे तो बरसात में फिर दोबारा टहनी निकल आएंगी, जब जड़ से उखाड़ देंगे तो उसका नाश हो जाएगा। सिमिलरली हम रोग की चिकित्सा समूल करते हैं, इसकी वजह से उनका पुनरुद्भव होने का संभावना समाप्त हो जाती है। हमारे यहाँ क्या कहा गया है? दोषः कदाचित् कुप्यन्ति जिता लंघन पाचनै। केवल औषधियों से या लंघन पाचन से रोगी को ठीक करते हैं तो दोबारा तो पुनरुद्भव हो सकते हैं। जिता संशोधन हेतु, अगर संशोधन चिकित्सा के द्वारा पंचकर्म जो हमारे यहाँ होता है, अगर रोगी की हम चिकित्सा करते हैं न तेषां पुनरुद्भव, वो दोबारा पैदा नहीं हो सकती। तो ये आयुर्वेद की विलक्षणता है। It is approach is prebiotic and probiotic rather than antibiotic of the Western medicine. बड़ा कॉमन प्रश्न है। थोड़ा सा सर्दी जुकाम बुखार बच्चों को हुआ या किसी को हुआ तो दे विल स्टार्ट एंटीबायोटिक्स। हम किसी विधा की निंदा नहीं करते, हर विधा की अपनी स्ट्रेंथ होती है और अपने लिमिटेशंस होते हैं। आयुर्वेद की अपनी सीमाएं हैं, एलोपैथी की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन हम एंटीबायोटिक की बात नहीं करते। हम प्रारंभ से ही प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक की बात करते हैं। आज लौट करके पाश्चात्य विधा, जब एंटीबायोटिक का कोई नया आविष्कार 15 साल से नहीं हुआ है, 20 साल से, और कोई नया एंटीबायोटिक आएगा भी नहीं, सारी बॉडी रेजिस्टेंट होती जा रही है। ऐसी स्थिति में आयुर्वेद की वजह थी कि हम प्रीबायोटिक की बात करते हैं, प्रोबायोटिक की बात करते हैं, हम तभी देते हैं। आप सामान्य औषधि देते हैं, उससे क्या होता है कि वो वायरस बैक्टीरिया तो खत्म होता ही है, साथ साथ में हमारे जो यूजफुल बैक्टीरिया है जो हमारे आंतों में होते हैं, हमारे गट में होते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? तथिक देते हैं। आपको क्या कराते हैं? लैक्टोबैसिलाई। वो लैक्टोबैसिलाई का प्रयोग करना शुरू कर दिया। आज उन्होंने फिर जो है प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक की बात करना शुरू कर दिया है, जो कि हजारों साल पहले से हमारी संहिताओं में वर्णित है। इट है साउंड बेसिस ऑफ प्रकृति। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने अभी एक मिशन चलाया कि देश की प्रकृति जाने। हर व्यक्ति की प्रकृति भिन्न होती है। शुक्र शोणित संयोगो यो भवेत् शुक्रः प्रकृति जायते तेन। गर्भावस्था में शुक्र और शोणित के संयोग के समय जिस दोष का प्राबल्य होता है, उसी दोष के अनुसार व्यक्ति की प्रकृति बनती है। ये 7 प्रकार की प्रकृतियां होती हैं: वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, पित्त कफज और वात कफज। और समदोषज, समदोषज जो प्रकृति होती है वो सबसे श्रेष्ठ होती है। तो प्रकृति के हिसाब से आपको चिकित्सा करनी पड़ती है। ये चिकित्सा के बारे में इसलिए उन्होंने कहा अब ऐप बन गया, आपकी प्रकृति हमको पता है कि आपकी पित्त प्रकृति है, तो अब आपको पेट खराब होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, तो हम कहते हैं कुछ नहीं करना है, केवल 2 मिनट का और आपका पेट साफ हो जाएगा। हमको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, आपकी प्रकृति निर्धारित हम कर लेते हैं। इसके लिए हमारे प्रोफार्मा है। अभी भी आप जाना चाहेंगे तो ऐप पे जाएंगे तो अपनी प्रकृति के बारे में आपको पता चल जाएगा हमारी प्रकृति क्या है। तो ये साउंड बेसिस ऑफ प्रकृति। आज वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन वाले लोग जीनोम थ्योरी कहना शुरू कर दिए हैं। अभी तक ये चर्चा नहीं करते थे, अब शुरू कर दिया है जीनोम थ्योरी। हर व्यक्ति का जीनोम अलग होता है। नेक्स्ट, आयुर्वेद गिव्स होलिस्टिक अप्रोच फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। प्रारंभ से ही हमारी होलिस्टिक अप्रोच थी। नेक्स्ट, प्रारंभ से ही हमारी होलिस्टिक अप्रोच थी। अब आपकी बात आती है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के 4 उद्देश्य हैं: प्रिवेंशन, प्रमोशन, क्योर एंड रिहेबिलिटेशन। इन चारों उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयुर्वेद अपने आप में एक विलक्षण विधा है। जब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, प्रिवेंशन माने रोगों से बचाव। तो आप जानते हैं कि आयुर्वेद में दिनचर्या, रात्रचर्या, ऋतुचर्या, सद्वृत्त, आचार रसायन, कॉन्सेप्ट ऑफ धारणी अधारणी वेग, ये सारा जो डिस्क्रिप्शन किया गया है, यदि इसका हम परिपालन करते हैं तो अपने स्वास्थ्य की संरक्षा हम कर सकते हैं। कोविड कालखंड में हम लोगों ने महसूस किया कि यही सारी चीजें हमारी दिनचर्या रेगुलर थी। सवेरे हम ब्राह्म मुहूर्त में उठते थे और ब्राह्म मुहूर्त में उठने के बाद में उषा पान बहुत से लोगों ने किया है। तांबे के पात्र में रखा हुआ जल पीना, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, टहलना,
उद्वर्तन करना, व्यायाम करना, पैर माले अभ्यंग करना, ये सारी चीजें जो हमारे यहाँ बताई गई हैं सभी परम वैज्ञानिक तथ्यों से पूर्ण है। इनका परिपालन करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहती है। लिहाजा तमाम प्रकार के जो इन्फेक्शियस बीमारियां हैं या अन्य बीमारियां हैं उनसे शरीर की हम रक्षा कर सकते हैं। तो इससे अच्छा कोई तंत्र नहीं है विश्व में जो कि प्रिवेंशन के लिए इससे अच्छा कोई भूमिका निर्वाह कर सकता हो। दूसरा उद्देश्य आता है प्रमोशन ऑफ हेल्थ। प्रमोशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ कहा गया है आयुर्वेद में स्वस्थस्य ओजस कर्म यत्तु यद वृश्यम तद रसायनम। अष्टांग आयुर्वेद था, काय वाल ग्रोह गंगा सल दृष्टा जरा प्रसाद, ये 8 अंग थे। इसमें थे जरा और प्रसाद। जरा मीन्स रसायन, प्रसाद मीन्स बाजीकरण। ये 2 स्वतंत्र अंग थे आयुर्वेद के, जिनमें कि हजारों आयुर्वेदिक औषधियां ऐसी दी गई हैं जो शरीर की सामान्य इम्यूनिटी पावर को, रेजिस्टेंस को बढ़ाती हैं। स्वस्थ व्यक्ति को भी इनका उपयोग करना चाहिए। तो ये स्वस्थ ओजस कर्म यत्तु यद प्रसिद्ध रसायन के दृष्टिकोण से आयुर्वेद में वर्णित रसायन और बाजीगर औषधियां हमारे प्रमोशन ऑफ द हेल्थ के लिए बहुत उत्तरदायी हैं। इनका आपको प्रयोग करना चाहिए। तो आप जानेंगे कि कोरोना कालखंड में जो डेस्क में चवनप्राश था मेडिकल स्टोर्स में, 70 साल के इतिहास में इतनी बिक्री नहीं हुई थी जितना कि कोविड कालखंड में एक भी जगह चवनप्राश उपलब्धता खत्म हो गई थी। थ्रू आउट द ईयर चवनप्राश बात कंज्यूम। और वही विपरीत इसके क्या हुआ कि एंटीबायोटिक्स की सेल 90% नीचे आ गई। तो कारण यह है कि आपको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए न केवल च्यवनप्राश, हजारों रसायन हैं, ब्राह्म रसायन, अश्वगंधा रसायन, पिप्पली रसायन, तमाम रसायन औषधियों का हमारे यहाँ उल्लेख है। रसायनम का रसायन क्या होता है? रसायनम तो यद जरा व्याधिनाशनम। रसायन हुआ है जो जरा हमारी बीमारी वृद्धावस्था को रोके और व्याधि हमारे रोग का नाश करे। तो ये जो है हमारी औषधियां प्रमोशन ऑफ दी हेल्थ के लिए उत्तरदायी है। तीसरी औषधियां, तीसरा हमारा जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? क्योर, रोग का प्रशमन करना। आयुर्वेद का मूलभूत उद्देश्य क्या है? प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रसन्नम च। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा प्राइमरी उद्देश्य है। और सेकेंडरी उद्देश्य हमारा क्या है? आतुरस्य विकार प्रसन्नम च, रोगी के रोग का इलाज करना, उसका उपचार करना। इसके लिए इतना बड़ा विज्ञान जहां औषधियों की भरमार है। चरक जैसा मनीषी कहता है, नान औषधि भूतम जगत किंचित। संपूर्ण विश्व में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसका औषधि उपयोग न हो। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति द्रव्य मनोषधम अयोग्य पुरुषम नास्ति योजक दुर्लभ। ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसका औषधि उपयोग न हो। तो इस प्रकार का विज्ञान है जिसके बारे में चर्चा हमारे यहाँ की गई है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। क्योर के बारे में बता रहा था आपको कि हमारे यहाँ लिवर डिसीज की जब हम बात करते हैं, तमाम आप लोगों ने सुना होगा सीरोसिस ऑफ लिवर। लिवर की सीरोसिस हो जाती तो डॉक्टर कह देते हैं कि अब तो लिवर बदलवाइए, 60-70 लाख रुपए खर्च करिए और उसके बाद ही बचने की संभावना नहीं है। प्रकृति ने 1200 ग्राम का लिवर लगा के भेजा है। अगर 200 ग्राम लिवर भी आपका काम सही कर रहा है तो जीवन भर आप आराम से रह सकते हैं। लेकिन जब हम अति कर देते हैं, उस 200 ग्राम को भी हम खत्म करना शुरू कर देते हैं एल्कोहल का कंजम्पशन करके, सुर्ती, गुटखा, एल्कोहल, ये सारी चीजों का प्रयोग करने से जब लिवर खराब हो जाता है तब हमारा कोई इलाज वेस्टर्न सिस्टम में नहीं है। केवल आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो यकृत रोग का इलाज कर सकती हैं। इसमें सामान्य औषधियां जो कि हमारे परिसर में उपलब्ध हैं, कालवेग भरपूर लगा हुआ है, कालवेग, कुटकी, चिरायता, पुनर्नवा, भृंगराज, मकोय, ये सारी औषधियां हमारी हैं। इन औषधियों में मैंने वर्क किया। जब आप गूगल पे आज सर्च करेंगे तो आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। ये किसी कैंसर से भी ज्यादा घातक है। तो हेपेटाइटिस बी का रोगी 80% रोगी या तो लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि अचिकित्सीय है।
या फिर लिवर कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके लिए हर्बल ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी CH89 ये हमारे तरफ से है, और जो अभी इसका हमको पेटेंट मिलने जा रहा है। गूगल पे आप सर्च करेंगे हर्बल मैनेजमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी GH89, इस पे हमने वर्क किया है। और आज हजारों लोगों को हेपेटाइटिस बी को हमने नेगेटिव किया है, हेपेटाइटिस सी को नेगेटिव किया है इन्हीं दवाओं से। कोई महंगी औषधि नहीं है मित्रों लिवर के लिए। उसी प्रकार से हम डायबिटीज की बात करते हैं। डायबिटीज के लिए इंडिया को डायबिटीज का कैपिटल घोषित कर दिया है। हर घर में एक डायबिटिक है, हर 10 लोगों में एक डायबिटीज का रोगी है। और इस डायबिटीज का खतरनाक काम क्या है कि डायबिटीज अपने आप में खतरनाक कम है, इसके कॉम्प्लिकेशन इतने घातक हैं जो कि शरीर के सारे अंगों को प्रभावित करते हैं। There is not a single part of the body right from brain to kidney which is not affected with the dreaded complications of diabetes sooner or later। कोई इसमें साउथ से है कोई बच्चा, साउथ इंडिया से? हाँ, आर यू फॉलो माय पॉइंट्स? हिंदी में भी समझ रहे हैं? अच्छा, तो इंग्लिश में भी बोलते जाएंगे, कोई बात नहीं। तो इन स्पाइट ऑफ सफिशिएंट ग्लूकोज कंट्रोल विद इंसुलिन एंड अदर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स इस कॉम्प्लिकेशंस आर इनएविटेबल। अगर किसी रोगी को आप एलोपैथिक दवा से इंसुलिन दे रहे हैं या एलोपैथी की और दवाई दे रहे हैं, इसके बाद भी उसके वाइटल पार्ट्स को बचाना बहुत मुश्किल है। उसके रेटिना को खराब होना है, अल्टीमेटली लोगों को ब्लाइंडनेस हो जा रही है, डायबिटिक फूट अल्सर हो जा रहा है, किडनी खराब हो रही है, क्रिएटिनिन बढ़ गया, रीनल फेलियर की कंडीशन में पेशेंट चला गया CRF में। आपका लिवर खराब हो रहा है, बॉडी के सब पार्ट्स खराब हो रहे हैं। ये डायबिटीज का सबसे घातक चीज है। उस डायबिटीज के लिए आज नहीं, वैदिक काल से यह इसका इतिहास बहुत नया है। डायबिटीज के बारे में चर्चा करना शुरू किया बहुत बाद में। हजारों साल पहले हमारे वैदिक साहित्य में मिलता है मेहाना, मेह शब्द आता है और प्रमेय शब्द आता है। प्रकर्षेण प्रभुतम प्रचुरम बारंबार इसमें रोगे सा प्रमेय, तो बार बार पेशाब जाने की प्रवृत्ति होती है। और प्रभुता अविलमुक्तता, प्रभुत्व मूत्रता और अविलमुक्तता इसके लक्षण है। इसका उल्लेख किया गया है प्रमेयणाम ताविदुर उभयोर मेहनस्च, ये पेपिलियल संहिता का संदर्भ है। यही नहीं, हमारे देवताओं में जो हमारे प्रमेय मित्र कोई बैठे हो, अगर इनमें बच्चों में किसी में प्रमेय हो तो वो अपने आप को व्यक्ति मनुष्य न समझे तो क्या समझे, वो देवत्व है उसके अंदर, हम उसको देवता मानते हैं। क्यों? ये देवताओं की बीमारी है। मैं बताता हूं आपको, प्रमेय के लिए हमें कहा है आस्या सुखम स्वप्न सुखम दलिनी ग्राम्यो दकानु प्रसाम पयांसी नवान्न पानम गुड़ व्यकृतम च प्रमेय हेतु कपकृत सबम। आस्या सुखम, एक आसन में बैठे हुए लंबे समय तक, कोई काम नहीं है। स्वप्न सुखम, दिन रात सोते रहना। दलिनी, एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ द कर्ड, दही अधिक खाना। ग्राम्यो दकानु प्रसाम पयांसी, अधिक दूध का सेवन करना। ग्राम उदक मांस रस का सेवन करना। नवान्न पानम, नए अन्नपान का सेवन करना। गुड़ व्यकृतम चाहे स्वीट्स, तमाम तरह की मिठाइयां खाना। प्रमेय हेतु कपकृत सर्वम, जो कपकार चीजें हैं वही आपके प्रमेय की हेतु है। कप का जो महाभौतिक संगठन होता है तो क्या होता है? पृथ्वी और जल। पृथ्वी और जल से मिलकर के इसका 5 महाभौतिक संगठन है कप का। भगवान शंकर की जब आप वंदना करते हैं क्या कहते हैं? यस्याम केच विवाद भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विदोच करंडम यशोरस गाले राज। भगवान शंकर के अंक में कौन बैठा हुआ है? विवाद भूधर सुता, साक्षात पृथ्वी की पुत्री। पृथ्वी महाभूत का वैसे ही प्रकट हो रहा है। दूसरा, सिर पर कौन है? गंगा जी। जल महाभूत का प्रकोप हो रहा है। पृथ्वी और जल दूसरा, और ब्राइट से असर कौन पूरी कर रहा है कि शरीर में 3 जो तत्व होते हैं जो आपके प्रतिनिधि स्वरूप है, क्या क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा और वायु। चंद्रमा कब का प्रतिनिधित्व करता है? तो भाले बाल विद्रो, चंद्रमा माथे पर है, सारे कपकारक तत्व देव वहां पर है। तो भगवान शंकर को शुगर होने की पूरी संभावना है। और आस्या सुखम,
The person who is sitting in the same posture for thousands of years, एक आसन में हजारों साल तक बैठे हुए हैं, हाथ भी नहीं हिल रहा है, पलक नहीं झपक रही है, तो इससे आशा सुख क्या होगा? आशा सुखम। अब देखिए प्रमाण क्या है कि शंकर जी पे आप लोग पूजा करने जाते हो, कोई लड्डू चढ़ाता है, क्या चढ़ाते हैं? बेलपत्र, दत्तूर, भंगा, दूर्वा, जितनी चीजें चढ़ाई जाती हैं सारे द्रव्य हमारे यहाँ एंटी डायबिटिक होते हैं। शंकर जी ने कहा नहीं हम दवाई देते रहेंगे, हम लड्डू नहीं खाएंगे। आयुर्वेद में लिखा है प्रमेय होम अनुसंधान नाम, कि प्रमेय एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, मॉडर्न भी यही मानता है। तो आप देखिए दूसरी जनरेशन पर आ जाइए, गणेश जी के पुत्र कौन? शंकर जी के पुत्र कौन है? गणेश जी। और गणेश जी के अंदर देखिए पर्सन हु इज सिटिंग, वो सामान्य रूप से बैठे, सवारी क्या है? चूहे की सवारी, कितना तेज चलेगा। दूसरा लंबोदर, ओबेक पर्सनैलिटी, पेट निकला हुआ है, सेंट्रल ओबेसिटी। यही नहीं, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, परिवार में है पिताजी को। दूसरा पेट आपका निकला हुआ है, और तीसरा एक्सरसाइज भी नहीं करते, चूहे की सवारी में कितना एक्सरसाइज कराएगी। और चौथा लड्डू का भोग लगे, संत करे सेवा। कार्बोहाइड्रेट डाइट, तो शुगर की संभावना पूरी है। प्रमाण क्या है? गदानम भूत गदान सेवितम कपित्त जम्बू फलकार। कपित्त और जामुन से अच्छा कोई एंटी डायबिटिक द्रव्य नहीं है आगे। उन्होंने कहा नहीं हम लड्डू छोड़ नहीं सकते, लेकिन साथ में ये खाते हैं। तो इसलिए जिन बच्चों को जरूरत है वो दिमाग से तनाव निकाल में, उनके अंदर देवत्व है, मस्त होकर के रहे। जितना मैंने किताब लिखी है डायबिटीज पे, जिसकी करीब करीब 50,000 प्रतियां जा चुकी हैं, उस किताब में लिखा है कि डायबिटीज नॉट ए कर्म, मधुमेह अभिशाप नहीं वरदान है। जिस समय आपको पता चल जाएगा कि आपको डायबिटीज है, तो यू कैन कंट्रोल योर डाइट एंड ईट्स, अपने जीवन शैली को बदलने की। आप कह देंगे साहब चाय में हम चीनी नहीं देंगे, हम जरूर कह देंगे। तो आपको अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना होगा। और मधुमेह के रोगियों के लिए हमारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो 80 साल की एज में 1 घंटे बैडमिंटन खेल रहे हैं। जब आपने कंट्रोल कर लिया तो रिमेंबर दिस थिंग, आप सब लोग यहाँ से जानिए, तो अपने परिवार में अपने मित्रों को सजेस्ट करिए कि रिमूव 2 व्हाइट एनिमीज फ्रॉम योर हाउस। नंबर 1 व्हाइट शुगर एंड व्हाइट सॉल्ट, सफेद नमक और सफेद चीनी घर से बाहर। गुड़ का प्रयोग करें, जगरी पाउडर, गुड़ का प्रयोग करें और शहना नमक प्रयोग करें, पिंक साल्ट यूज करें। ये आपके सभी दृष्टिकोण से आपके लिए लाभकारी है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि आपको डायबिटीज है, इस तरह से तमाम बीमारियों के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे तो समय कम पड़ जाएगा। ये आपकी डायबिटीज है, अस्थमा की बीमारी है, हाइपरटेंशन है। नेक्स्ट स्टेप के लिए तो ये जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया के ऐसे रोगी जिसको हम कहते हैं कि ऐसी बीमारी है ट्रिपल विदाउट किलिंग। रोगी जो है अपने बटन बंद नहीं कर पाता, अपने हाथ से कोई प्लेट नहीं पकड़ पाता, अपने हाथ से भोजन नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में एलोपैथी में इलाज क्या होता है? पेन किलर्स। जो पेन किलर्स दिए जाते हैं वो सारे के सारे पेन किलर्स आपकी किडनी को, आपके लिवर को खराब कर देते हैं। इतनी सीवियर गैस्ट्राइटिस हो जाती है कि हर समय गैस बनती रहती है, पेट में जलन होती है, अल्सर तक बन जाता है, खून की उल्टी होना शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में आयुर्वेद में रासनाम बतारवत देवदारू त्रिकंड कैरण्य पुनर्नवानाम वातम विवेक नागर चूर्ण मिश्रम दंगोर पार्सम तरह इतनी उत्कृष्ट औषधियां उपलब्ध हैं जो कि ये आम बात के रोगी होते हैं, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के रोगी हैं, उनकी हम समूल चिकित्सा कर सकते हैं। हम पंचकर्म द्वारा शोधन करते हैं, वैतरणी पत्ती का प्रयोग करते हैं और रोगी को निश्चित रूप से लाभ मिलता है। नेक्स्ट, इसी प्रकार से आपके सामने कैंसर आता है। नेक्स्ट, क्रोनिक किडनी डिसीज। मैंने जो आपको बताया कि डायबिटीज की वजह से जब किडनी खराब होने की पोजीशन आ जाती है तो वहां पर रोगी को ये कह दिया जाता है कि आप अपनी किडनी बदलवाइए या डायलिसिस कराइए। तो हर व्यक्ति, एवरीबॉडी इज नॉट कैपेबल टू अफोर्ड द मॉर्बिडिटी
इकोनॉमिक मॉर्बिडिटी ऑफ दिस कंडीशन, हर आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता, झेल नहीं पाता, इतनी क्षमता आर्थिक नहीं होती कि वो अपनी खेती बदलवाए। ऐसी कंडीशन में सिंपल मेडिसिन, तृण पंचमूल क्वाथ, 5 मूल होते हैं, कुछ काश धरो इच्छु कांडिच्छु, ये 5 चीजें हैं। दुर्वा है, कुश है, काश है, दर्भ है और आपका कांडिच्छु है। इनकी मूल को प्रयोग करते हैं तृण पंचमूल। और इसके ऊपर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब मैं एमडी कर रहा था उस समय इसमें काफी रिसर्च हुआ है। दिस ड्रग इज कैपेबल इनफ टू कंट्रोल द प्रोग्रेसिव किडनी फेलियर। किडनी के रोगियों को, तमाम लोगों को ठीक करने की क्षमता है इन आयुर्वेदिक औषधियों में। तो ये जो है, हम क्रोनिक किडनी फेलियर में आयुर्वेद का बहुत बड़ा योगदान है। कैंसर के उन रोगियों में जिनको ये कह दिया जाता है कि आपका लाइफ स्पान इज नॉट मोर देन 2 months, आपका जीवन 2 साल 2 महीने से ज्यादा नहीं है, आप जाइए जो खाना है वो खाइए और किसी से चिकित्सा लेके आप अपना जो करते रहिए, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, अब आप ठीक नहीं हो सकते। उन रोगियों में आयुर्वेद की औषधियों का मिरेकुलस इफेक्ट होता है। आज मैं ऐसे रोगियों की चिकित्सा कर रहा हूँ जिनका फॉलोअप कर रहा हूँ 12-12 साल से, जिनको ये बता दिया गया था कि आपकी जीवन काल मर्यादा 2 महीने से ज्यादा नहीं है। हीरक भस्म is supposed to be one of the best alternative for such type of patients। इसके लिए हम लोगों ने एक प्रिपरेशन बनाया जो मार्केट में अवेलेबल है, AS1। आज वो नर्वो कल्प के नाम से मिल रहा है, नर्वो कल्प, और ये अवेलेबल है मार्केट में एवरी स्टेट इन द कंट्री। और इससे हमने रिसर्च करके देखा कि जिन पेशेंट्स को जीवन काल मर्यादा 2 महीने थी, वो 11-11, 12-12 साल से जीवित रह रहे हैं और बिल्कुल ठीक है, अपना काम खुद कर रहे हैं। जो लेटे रहते थे बिस्तर पर, कार में लेट के दिखाने आते थे, आज वो कार चला के आ रहे हैं। तो दिस इज सपोज्ड टू बी द वंडरफुल कंट्रीब्यूशन ऑफ आयुर्वेद इन सच आयुर्वेदिक हेल्थ कंडीशंस। तो हम प्रिवेंशन, प्रमोशन, क्योर, नेक्स्ट प्लीज, रिहेबिलिटेशन। जब रोगी ठीक होता है, ठीक होने के बाद में उसे क्या खिलाया जाए, तो हमारे यहाँ होता है मंड पेया विलेपी। एकदम खाना शुरू नहीं करना है, पहले मंड देते हैं, माने पतला देते हैं खिचड़ी का पानी, पेया फिर पीने लायक, फिर विलेपी थोड़ा गाढ़ा, फिर कसरा, फिर जवाबू। एक क्रम से धीरे धीरे आपकी पाचन शक्ति बढ़ती जाती है और हम देते हैं। इसका नतीजा क्या होता है कि रोगी का स्वास्थ्य जो है समन्वित होता जाता है और वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। तो ये हमारे यहाँ बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन आयुर्वेद में किया गया है। तो ये चारों उद्देश्य विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयुर्वेद में पूर्ण करने की क्षमता है। मैंने बताया कि हमारा जो सिद्धांत है वो इस पर आधारित है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैन कम एनवायरमेंट। यावंता पुरुष तावंतो लोको, यह पिंडे तक ब्रह्मांडे, मनुष्य का जो शरीर है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सूत्र रूप में एक बड़ी प्रकृति का एक प्रतिनिधि स्वरूप है। क्योंकि ये 3 महाशक्तियां सूर्य, चंद्रमा और वायु संपूर्ण आपके पर्यावरण को निर्धारित करती हैं और मानव शरीर के अंदर इन 3 महाशक्तियों के 3 प्रतिनिधि उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से? वात, पित्त और कफ। वायु का प्रतिनिधि वात, सूर्य का प्रतिनिधि पित्त और चंद्रमा का प्रतिनिधि कफ। इसमें कम और ज्यादा होने की वजह से तमाम प्रकार के रोग शरीर में उत्पन्न होते हैं। और इतना बड़ा विज्ञान हमारे महर्षियों ने ए वयो अहोरात्र भुक्तानाम अंत मध्यादिक क्रमा, उन्होंने कह दिया कि जब हम नाड़ी परीक्षा करते हैं कि ध्यान में रखिए, भोजन करने के पहले अंत मध्यादिक, अंत में वात का, मध्य में पित्त का और प्रारंभ में कफ का प्रकोप होता है। जीवन की प्रारंभिक अवस्था बाल्यावस्था में कफ, युवावस्था में पित्त और वृद्धावस्था में वात का प्रकोप होता है। तेरे भयो अहोरात्र भुक्तानाम अंत मध्यादिक का क्रम, ये आपका स्वाभाविक रूप से होता है, लेकिन अभी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तब ये रोग कारक होता है। तो ये आयुर्वेद की विलक्षणता है। इसलिए जो है हमारे यहाँ कहा है कि विसर्गादान विक्षेपै सोम सूर्यान तथा धारयन्ते जगत देहम कफ पित्तान वसता, ये 3 प्रतिनिधि स्वरूप तत्व हैं। इसलिए वी हैव गॉट सिमिलरिटी विद द नेचर। ह्यूमन बॉडी इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल यूनिवर्स, संपूर्ण प्रकृति का मिनिएचर रेप्लिका ऑफ कॉस्मोस। यही कारण है कि हम प्रकृति के जितने नजदीक रहेंगे उतने हम स्वस्थ रहेंगे। अभी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, किसी व्यक्ति को कह दिया गया कि आपका कैंसर इस स्थिति में है कि आप क्योर नहीं कर सकते, अब आपका जीवन काल मर्यादा मुश्किल से बची हुई है तो 3 महीने की है। वो एलोपैथिक डॉक्टर था, उसने सब जानता था कि हमारे इसमें कुछ हो नहीं सकता,
उसने सारा परिवार छोड़ करके और प्रकृति के साथ रहने का निर्णय लिया। और वो किसी कंट्री का है, उसने तय किया कि हम कोल्ड वाटर में तैरने का अभ्यास करेंगे और इतना किलोमीटर 140 किलोमीटर का डिस्टेंस था, इसको हम प्रतिदिन इतने किलोमीटर के हिसाब से तैरेंगे और घर नहीं जाएंगे, जंगल में ही रहेंगे और जंगल में उपलब्ध चीजों को ही खाएंगे पिएंगे। आपको आश्चर्य होगा जब वो लौट करके आया तो उसकी स्थिति थी कि कैंसर कंप्लीटली क्योर हो गया। ये प्राकृतिक चिकित्सा है, शरीर में प्रकृति ने क्षमता दी है, इसे हम कहते हैं स्वभावो परम्परा, स्पॉन्टेनियस थ्योरी ऑफ हीलिंग। कुत्ते को अगर घाव लगता है तो जीभ से चाट करके ठीक करता है। चाटना क्या होता है, सलाइवा उसकी एंटीसेप्टिक होती है, तो कोई जर्म नहीं पनपने पाता। तो आपके शरीर की क्षमता होती है ऑटोमेटिकली हील करने की, यदि आप अभी न करें। तो ऐसी स्थिति में हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर के लिए रेस्ट बहुत जरूरी है। दूसरी बात, ये सामान्य धारणा आपकी होती है कि जब हम कहीं इन्फेक्शन हो जाएगा, वायरस बैक्टीरिया लग जाएगा, बच्चों को हम बचा के रखते हैं। जिन बच्चों को जितना बचा के रखते हैं उतना ही वो बीमार ज्यादा पड़ते हैं, और जब बीमार पड़ते हैं तो बहुत घातक बीमारी होती है। हमारी ट्राइबल्स में बच्चा पैदा होता है, बच्चे को साथ में खेत में रह रहा है, खेत में वो काम कर रही है और बीच में बच्चा भी खेत में मिट्टी में खेल रहा है। हम मिट्टी से दूर रखने का प्रयास करते हैं। घर में कारपेट बिछा हुआ है, लॉन में बच्चा जाएगा नहीं, उसकी इम्यूनिटी डेवलप कहां से होगी। हमारा मानना है ध्रुव चतुर्णाम सानिध्याग्र पूर्वका ऋतु क्षेत्राम उपीजानाम सामग्र्यागम। कोविड कालखंड में ये महसूस किया गया कि वायरस और बैक्टीरिया को पनपने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वायरस बैक्टीरिया शरीर के अंदर गया वो पनप गया। आपने देखा होगा कि अगर तमाम परिचित लोगों को कोविड नेगेटिव रहा, एक ही एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं। कैंसर का एक रोगी इलाहाबाद का स्टेट बैंक में डीजीएम, उसका कैंसर का इलाज मेरा चल रहा था। परिवार में 9 सदस्य थे, उसके बेटे, बेटी और बहू। उन 9 सदस्यों में से 8 सदस्यों को कोविड आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया। केवल एक व्यक्ति था जो कैंसर से पीड़ित था, जो कि कैंसर के रोगियों में किसी भी प्रकार के संक्रमण की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। वो यही आयुर्वेद दवाई का सेवन कर रहा था। वो अकेला व्यक्ति था जिसको कि आरटीपीसीआर नेगेटिव आया। रिमेनिंग लोगों का पॉजिटिव आया, हॉस्पिटलाइज हुए, एक व्यक्ति की डेथ भी हुई। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये जरूरी नहीं है कि कोई वायरस या बैक्टीरिया शरीर में जाने के बाद तुरंत रोग पैदा कर दे। किसी वायरस और बैक्टीरिया को शरीर में जाने के बाद पहले मल्टीप्लिकेशन होता है, वो संख्या में वृद्धि होती है, और बढ़ते बढ़ते जब संख्या के लेवल पे पहुंच जाता है, पूर्णता पे पहुंच जाता है, तब ये लक्षण पैदा करता है। ऐसी स्थिति में महत्वपूर्ण वायरस और बैक्टीरिया नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। यदि आप किसी बीज को इस टाइल्स या कारपेट के ऊपर डाल देंगे तो अंकुरित होगा? कभी नहीं। अंकुरित होने के लिए क्या क्या चाहिए? ऋतु, द सीजन मस्ट बी प्रॉपर, क्षेत्र, द फील्ड मस्ट बी प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड, खेत अच्छी तरह तैयार होना चाहिए। हमको देयर मस्ट बी सम वाटर सप्लाई, बीज, द सीड मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी। जब तक बीज अच्छा नहीं होगा, उसको पानी नहीं मिलेगा, और जिसमें बोया जाना है वो मिट्टी ठीक नहीं होगी और ऋतु सही नहीं होगी, तब तक वो प्रॉपर तरीके से पनप नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम एंटीबायोटिक नहीं देते, हम रोग की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बात करते हैं। हम क्या देते हैं, गिलोय देते हैं, तुलसी देते हैं, दालचीनी देते हैं, काली मिर्च देते हैं। ये सारी औषधियां क्या करती हैं, ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। परिणाम स्वरूप शरीर में प्रवेश किए जाने वाला कोई वायरस और बैक्टीरिया वो हो जाता है, समाप्त नहीं होता। अगर रुका भी रहेगा तो वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा। जब तक वो डिजायरेबल नंबर पर नहीं पहुंचेगा तब तक रोग उत्पन्न नहीं होगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रखिए। इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ डिसीज डेवलपमेंट। नेक्स्ट, साइकोसोमेटिक। हर रोग का कारण जो है मनोदैनिक होता है। आगंतु रणवेद नियम विकारम निजम तथा गंतुर्प्रवर्धा। कोई वेदना हो जाती है, आपको कोई तकलीफ होती है तो मानसिक रूप से आप परेशान रहते हैं। कुछ दिनों के बाद पता लगा आपको पेट में जलन शुरू हो गई। बच्चों को परीक्षा का समय आया तो ये कहते हैं हम लोग भयात साल। भयात साल माने जैसे पता है परीक्षा का पेपर
जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और पता लगा टॉयलेट जा रहे हैं। इसे कहते हैं भयातिसार, अतिसार भय से हो जाना। तो मानसिक भावों के कारण, तनाव के कारण डायबिटीज के रोगियों में मेरी किताब में लिखा हुआ है कि एक पीस मिठाई का खाना उतना नुकसानदायक नहीं है जितना एक पीस मिठाई का खाने के बाद सोचना है। और ये प्रमाण है कि तनाव से, स्ट्रेस से इंसुलिन के अपोजिट हार्मोन होता है, इसे कहते हैं ग्लूकागॉन। ये ग्लूकागॉन बढ़ता है और इंसुलिन की मात्रा कम होती है। तो तनाव कम रहिए, निश्चिंत होकर रहिए, आराम से भैया जीवन शैली आपकी होगी तो आप इससे बच सकते हैं। तो इसलिए मनोदैहिक जो जातियों का स्वरूप है, तो इसमें मनोदैहिक स्वरूप की दृष्टिकोण से आगे में प्रारंभ से आपको कहा गया। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। आयुर्वेद में चिकित्सा का सिद्धांत बताया गया है। क्या कहा गया है? हम चिकित्सा में रोग का समन नहीं करते, हम क्या करते हैं? या भी क्रिया विजायन्ते शरीरे धातवा समा सा चिकित्सा विकाराणाम कर्म तद विषामतम। चिकित्सा क्या है? शरीर के धातुओं को साम्य बनाना। क्यों? कि विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते पुस्तक सम्यक आरोग्यम विकारो दुख में बचा। धातु वैषम्य ही हमारा रोग है। विकारो दोष वैषम्यम, दोष साम्यम अरोगता, दोष का वैषम्य हमारे रोग का कारण है। तो हमारे यहाँ क्या करता है? परिभाषा क्या है? धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्र से प्रयोजनम। धातु साम्य करने की प्रक्रिया जो होती है वही चिकित्सा है, यही हमारे तंत्र का प्रयोजन है। इसीलिए कहा, चरक ने कहा कि चतुर्णाम भिषगादीनाम सस्तानाम धातु व्याख्याते और प्रवृत्ति धातु साम्य अर्थात चिकित्सा विधि। चार तत्व कौन से हैं? भिषग्नि क्या है? भिषग द्रव्यांड उपस्थाता रोगी पांच चतुष्टयम चिकित्सा निर्दिष्टम प्रत्येक चतुर्णम। ये चार जो तत्व होते हैं उनमें से भिषक डॉक्टर, द्रव्य मेडिसिन, उपस्थाता अटेंडिंग स्टाफ नर्सेस एंड पेशेंट हिमसेल्फ रोगी, ये चार हमारे इसके होते हैं, घटक होते हैं। और चारों का सही चतुर्णाम भिषगादीनाम सस्ता नाम ये प्रशस्त होना चाहिए। रोगी अगर प्रशस्त नहीं है, हमने कहा कि आपको जो औषधि खाना है उसने मुंह पे तो कर दिया खाना है, हम गए उसको भागे फेंक दिया। दूसरी बात, चिकित्सक का अगर निदान सही नहीं है अच्छी औषधि आप देता रहेगा, लाभ नहीं होगा। औषधि का गुण सही नहीं है। मैं जब भारत सरकार में हाई पावर कमेटी के मेंबर होने के नाते मैंने जांच किया है फार्मेसी की, तो काली मिर्च की जगह पपीते के बीज पकड़े। जब काली मिर्च की जगह पपीते के बीज मिलाओगे तो क्या नतीजा होगा? एक औषधि हमारे यहाँ बनती है लवंगाधिपति। मैं जब अमेरिका मेरे गया रहा था मैं किसी कॉन्फ्रेंस में, तो मेरे साथ कैलिफोर्निया मेडिकल स्कूल की एक प्रोफेसर जो बीएचयू में विजिट करने आई थी, मेरे बगल वाली सीट पर बैठे थे। उसको लगातार खांसी आ रही थी। चूंकि परिचय हो गया था तो वो हमको इस अवस्था में भी, अब तो अवस्था ज्यादा हो गई, 15 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, तो गुरु जी कहकर संबोधित कर रही थी। तो हमने कहा कि आप ये गोली चूसिए, आपको आराम मिल जाएगा। तो मैंने अपना बैग निकाला और उसको गोली चूसने को दिया, तो चूसती रही गोली। 6 घंटे की यात्रा में उसको खांसी का ठसका एक आध बार आया, आराम हो गया। उसके बाद जब हम ऑस्ट्रिया उतरे, ऑस्ट्रिया में उतरने के बाद में उसने कहा कि सर और दीजिए गर्म, वॉशिंगटन की फ्लाइट में थे, फिर दिया, आराम से वहां तक पहुंच गई। उसने पूछा हमको उतरने के बाद कि डॉक्टर थोमा यू हैव गिवन मी सम मेडिसिन, व्हाट्स द नेम ऑफ द ड्रग? And मैडम इट वाज लवंगाधिपति। ओह माय गॉड, वेरी डिफिकल्ट नाम। व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स? मैंने कहा तुल्या लवंग मरचाच भरत पचैसु सर्वे सबो निवेदा खगत सारा बबूल वृक्ष कसायतम जत्युनम कासा नीन कृतिका घटिका स्नान। ओह माय गॉड, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मित्रों, जब काली मिर्च की जगह पपीते के बीज मिलाए जाएंगे तो कैसे औषधि का बनेगा? तो दिस इज द बिगेस्ट हर्डल व्हाइल यू आर ट्रीटिंग ए पेशेंट। अभी आपने देखा प्रोटीन कफ सिरप की बात आ रही है, इतना मानवता हमारी गिरती जा रही है कि हम बच्चों को भी नहीं बख्श रहे हैं। औषधियों की गुणवत्ता जब तक सही नहीं होगी तब तक रोगी को कैसे ठीक करेंगे? तो यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो चतुर्णाम भिषगादीनाम सस्तानाम धातु व्याख्याते प्रवृत्ति धातु साम्य अर्थात धातु साम्य के लिए जो हम काम करते हैं वही चिकित्सा है। चिकित्सा में हमारे पास जब रोगी आता है तो हम क्या जांच करते हैं? नाड़ी में। नाड़ी परीक्षा करने में हम देखते हैं
रिमेंडर हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल, रोगी का अवशिष्ट स्वास्थ्य कितना बचा है, क्या औषधि दें जिसकी इम्यूनिटी बढ़ जाए, जिससे आगे आने वाले रोग से प्रतिकार कर सके, क्षमता बढ़े इसकी। क्यों कि जो अवशिष्ट स्वास्थ्य है वही डिसाइड करता है रोगी की साध्य साध्यता क्या है, और साथ में उसकी क्या चिकित्सा करनी चाहिए और कितनी मात्रा में दवा देना चाहिए, कितने समय तक दवा देना चाहिए, ये उसी पर निर्भर करता है कि उसका अवशिष्ट स्वास्थ्य कितना बचा हुआ है। तो दिस इज सपोज टू बी द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द पल्स एग्जामिनेशन इन आयुर्वेद। नेक्स्ट प्लीज। बीमारियां जो क्रॉनिक होती हैं, क्रॉनिक बीमारियां जीर्ण व्याधियां होती हैं, उसका मूल कारण ये होता है कि उन रोगियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। उस रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त होने के दो कारण होते हैं, एक तो खवैगुण्य होना, ख क्या है, स्रोतस, और दूसरा आपका ओज विसंध, ओज का विसंध हो जाना और ख वैगुण्य हो जाना। ख वैगुण्य को हम पंचकर्म से ठीक करते हैं, शोधन समस्या के साथ से ठीक करते हैं, और ये ओजो विसंध को हम मेंटली प्रमोटिंग ड्रग्स देते हैं, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, गुरुची, मिलर। इसलिए आयुर्वेद में जीर्ण व्याधियों का इलाज बहुत ही सटीक और महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्लीज। ये मैंने आपको चर्चा किया कि हम रोगी को देखे चिकित्सा करते हैं। नेक्स्ट। ये मैंने एक शेड्यूल बनाया कि 100 वर्ष तक के लोगों को हम इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। जो आज का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, बच्चा पैदा होता है तमाम टीके की बर्बाद कर दी जाती है। मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन वो एक ऐसा धंधा हो गया है कि इसमें 50,000 तक रुपए खर्चा आप कर देंगे बच्चों को लगातार इम्यूनिटी कराते कराते। मैं स्वर्ण प्राशन कर रहा हूँ 3 वर्ष से, प्रत्येक पुष्य नक्षत्र के दिन महीने में मैं स्वर्ण प्राशन, स्वर्ण भस्म को ब्राह्मण रसायन के साथ मिला करके मधु मिश्रित करके ड्रॉप बना करके पिलाता हूँ, और आज कम से कम 5,000 बच्चों का स्वर्ण प्राशन कर चुका हूँ। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कोविड कालखंड में भी उन बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार भी नहीं हुआ, मौसमी बीमारियों से पीड़ित नहीं हुए, उनकी शारीरिक वृद्धि, मेंटल ग्रोथ अपडेट होती है और बहुत उससे लाभ मिलता है। तो ये हमारे यहाँ जो बताया गया, बाल्यम वृद्धि छबड़ मेधा दृष्टि शुक्र विक्रम और बुद्धि कर्मेंद्रिय चेतो जीवितम दस्तुर से। ये सारंगर संहिता में 16वीं सदी में आचार्य सारंगर ने कहा कि हमारे जीवन को 10 दशकों में बांटिए और प्रत्येक दशक में एक जैविक भाव का ह्रास होता है। इस जैविक भाव को ह्रास होने वाले तत्व को यदि आप औषधियों से पूरित कर सकते हैं तो व्यक्ति को आप जन्म से लेकर के 100 वर्ष की आयु तक इम्यूनाइज कर सकते हैं। इसमें चौथा दशक बहुत महत्वपूर्ण है जो आप लोगों के लिए है। चौथा दशक क्या है? वो चौथे दशक की औषधियों को आप दूसरे दशक में शुरू कर दीजिए। कौन सी औषधियां हैं? मेधा, मेधा, बाल्यम वृद्धि छबेर मेधा। मेधा मीन्स इंटेलेक्ट, ब्रेन पावर, मेंटल पावर, हीट, रति, स्मृति की वृद्धि करना। आयुर्वेद में 4 मेध रसायन बताए गए हैं। मंडूक पर्णी सरसम प्रयोज्या क्षीरेण यष्टि मधुकर चूर्णम रसे गुरुचा समूल पुष्पा कर्क प्रयोज्या कर्कम पुष्पी मेध्यान चेतान रसायनानि वेद्य विशेषण संग पुष्पी। ये 4 औषधियां हैं। इनमें से आप 2 का भी सेवन नियमित रूप से करते हैं तो आप अपने आप को विवेकानंद की तरह एक पाठी कर लेंगे। मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद जब बीएमएस में प्रवेश लिया, संस्कृत से मैं बहुत नफरत करता था। संस्कृत हाई स्कूल तक मैंने संस्कृत पढ़ी है बस। नतीजा क्या था कि हमारे एक टीचर थे प्रोफेसर बेणीवाल शास्त्री जी, उन्होंने कहा कि डॉक्टर तोमर आप ग्रेज एनाटॉमी और कनिगम डिसेक्टर देके बॉडी को डिसेक्ट कर रहे हैं, संस्कृत को जब तक नहीं आप पढ़ेंगे तो आप आयुर्वेद में चिकित्सक में आपका सम्मान कभी प्राप्त नहीं हो। मैं थ्रू आउट टॉपर रहा हूं अपने क्लास का। मैंने कहा जब मैं साइंस पढ़ सकता हूं तो संस्कृत भी पढ़ सकता हूं। तो संस्कृत का पूरा अध्ययन किए बिना आपको आश्चर्य होगा कि बीएएमएस के कोर्स में 1 साल में मैंने 5,000 श्लोक कंठस्थ किए। आज भी आपको 5,000 श्लोक को सुना सकता हूं विद कॉमा एंड फुल स्टॉप, पेज नंबर एंड लाइन नंबर। ये सारा संभव क्यों है? ये सारा संभव केवल है इन 4 मेध रसायन। मैं आज 25 साल से नियमित रूप से इन मेध रसायन का सेवन करता हूं और इनमें से आप ब्राह्मी, केवल ब्राह्मी का सेवन करके देखिए। आपके सामने ये सटीक प्रमाण होगा कि आपके अध्यापक कॉपी जांचने के पहले सोचेंगे कि हम क्या कहाँ काटने की कोई गुंजाइश ही नहीं। ध्यान रखिए, ये आयुर्वेद की विलक्षणता है।
बाकी का 100 वर्ष तक हम लोग लगातार हर व्यक्ति को 100 वर्ष तक इम्यूनाइज करने के लिए भारत सरकार में हमने योजना भेजी है कि हम लोग 100 वर्ष तक की आयु के लिए लोगों को इम्यूनाइज करके रखें। नेक्स्ट प्लीज। जब कोई नई बीमारी आती है तो आयुर्वेद के डॉक्टर हो, एलोपैथी के डॉक्टर्स हो, खोजने लगते हैं इसका कहीं हमारे यहाँ वर्णन है कि नहीं है, खोजने की जरूरत नहीं है। एड्स आया तो कह दिया कोई चित्र वीडियो विचित्र वीडियो को था, यही एड्स था। ऐसे ही जो है जब कोरोना आया तब नई बीमारियां खोजने लगी। चरक जैसा मनीषी कहता है कि एवं आविष्कृता नाम व्याधि नाम व्याख्या से जिन रोगों का हम वर्णन कर रहे हैं वो आविष्कृतम है, वो लोग आपके डिस्कवर्ड हैं, उन लोगों की हम चिकित्सा केवल आपके सामने दे रहे हैं। जिन रोगों के बारे में जानकारी नए रोग आते हैं तो आप क्या करेंगे? विकारा नामा कुशलो नहीं गिरियात कदाचना नहीं सर्व विकारेषु नाम तो स्वास्थ्य। नया रोग अगर आता है तो आप बिल्कुल चिंतित मत होइए, हेजिटेट मत करिए, आप नया नाम दे सकते हैं। हमने 3 नई बीमारियों का नया नाम दिया, दैट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप नया नाम दे सकते हैं, इसके आधार पर एक नया नामकरण आप कर सकते हैं। हमने क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस को यकृत दोष नाम दिया, जो कि स्वीकृति इसकी मिली है। तो आप जो है नया नाम खोजिए, नया नाम किसी अपने साहित्य में नई पुरानी बीमारियों को खोजने का प्रयास करिए। वातावरण बदल रहा है, नए नए रोग प्रकाश में आ रहे हैं, तो उनको नया नाम देने की कोशिश करें। नेक्स्ट प्लीज। हर की लिमिटेशंस होती हैं। मॉडर्न मेडिसिन आपके इन्फेक्शियस डिसीजेस के लिए, ट्रॉमा के लिए पोटेंट इनफ टू कंट्रोल ऑल द डिजीजेस, बट इट हैज गॉट लिमिटेशंस while treating the endogenous diseases like bronchial asthma, diabetes, cancer, asthma, arthritis. Next please. आयुर्वेद वहीं पर अपने आप में इन बीमारियों के लिए अपने आप को सक्षम पाता है, और इसके लिए फ्लूरोपैथी द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद, हम समग्र चिकित्सा करते हैं। इसलिए जो हमारी चिकित्सा जो है लिविंग सोर्सेस से, यदि हम सूर्य को प्रयोग करते हैं, रस को प्रयोग करते हैं, तो जैविक द्रव्यों से करते हैं जिनका बायोमॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन हमारी बॉडी से मेल खाता है, इसलिए आसानी से पच जाती है और शरीर में प्रभाव डालती है और दुष्प्रभाव इसके नहीं होते। दूसरी बात, जो भस्मों का प्रयोग करते हैं, भस्मों का प्रयोग करने के पहले उनकी साधन क्या करते हैं, भावना द्रव्यों से भावित करते हैं, जिससे उनका जड़त्व समाप्त हो जाता है और सक्रियता आ जाती है, तो साथ साथ उनके दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। तो यह आयुर्वेदिक लक्षण है। नेक्स्ट, कैंसर में आयुर्वेद का। नेक्स्ट, डायबिटीज में मैंने आपकी चर्चा किया। नेक्स्ट, एलर्जी में बात किया। एलर्जी एक महत्वपूर्ण डिसीज है। आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर के पास जाओगे, कहोगे हमको एलर्जी हो रही है, तो कहेगा आप जांच कराइए। आपने जांच कराया तो आपको 50 चीजों की लिस्ट आ गई कि आलू के छिलके से है, प्याज से एलर्जी है, सरसों के तेल से एलर्जी है, क्या खाएंगे क्या करेंगे। और उसको आपने छोड़ दिया कि आपने हाइड्रोसेंसिटाइज करा लिया, 3 महीने बाद पता लगा फिर आपको एलर्जी हुई, फिर जांच कराने का नए 50 चीजें से और हो गई। इसको ध्यान में रखते हुए मेरे 2 विद्यार्थियों ने मेरे अंदर पीएचडी किया, और पीएचडी का विषय मैंने कहां से सोचा, ज्ञान कहां से निकाला जा सकता है, या समझिए। विश्वकन्या के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। विश्वकन्या का कॉन्सेप्ट आता है, सीरियल आता था चंद्रकांता संतति। तो विश्वकन्या क्या होती है, पहले एक राजा दूसरे राजा को परास्त करने के लिए, जैसे हम एटम तैयार करते हैं, वैसे ये महिला कन्या को तैयार करते हैं। जन्म से लेकर के बच्चियों को थोड़ी मात्रा में, मिनिमम क्वांटिटी में पॉइजन दिया जाता है, और जहर देते देते मात्रा धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते युवावस्था तक आते आते उनको इतना मात्रा बढ़ जाती थी कि सीधे सर से कटाने पर भी उनको प्रभाव नहीं पड़ा। वृश्चिक दंश, सर्पदंश डायरेक्टली कराया जाता था। वो इतनी विषाक्त हो जाती थी कि दूसरे राजा के पास जब भेजते थे, उनने किस कर लिया राजा को, राजा की जैसे जाती। तो मैंने महसूस किया, जब विष जैसी चीज को हम साथ में बना सकते हैं, तो जिन बच्चों को दूध से एलर्जी है, माताएं बच्चों को लेके आती है कि सब ये दूध पीता है, दूध पीने का पेट में दर्द हो जाता है, दूध मौसम से हो जाता है। ग्लूटेन एलर्जी, गेहूं की रोटी खिलाते हैं बच्चों को तो पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो मैंने इसका उपाय खोजा, और मैंने देखा कि भागवत में, हमारे यहाँ संहिता में, अष्टांग संग्रह में आता है पादान क्रम। एक शब्द आता है साथ में और असाथ में। साथ मीन सुटेबल टू द बॉडी, असाथ मीन अनसुटेबल। एक शब्द आता है असाथ में सात्वीकरण, असाथ में चीजों को कैसे साथ में बनाया जाए, इसके लिए बताया गया पादान क्रम। एक शब्द आता है ओक साथ में। ओक साथ का मतलब क्या है
कि असाध्य चीज का लगातार प्रयोग करने पर शरीर उसको शांत कर देता है, इसे कहते हैं एडेप्टेबिलिटी। हमारे सैनिक कारगिल युद्ध में ऊपर जाकर के कुछ दिन तक उनको रोकते थे, ऐसे कहते हैं एडेप्टेबिलिटी आ जाए, उस एटीट्यूड पर रहने की क्षमता डेवलप हो जाए, तो ये एडेप्टेबिलिटी होती है। तो मैंने यही किया और ये करने के बाद में एक एग्जाम में रैंक केस रिपोर्ट मैंने पब्लिश किया है। हरिया डिग्री कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर थे, वो उसको हीट एनर्जी थी, गेहूं से एनर्जी थी। अगर गेहूं की चक्की के सामने से निकल जाते थे तो सांस फूलना शुरू हो जाती थी, अगर बिस्किट खा लिया तो पूरा होश सूझ जाता था। उनकी वाइफ से मैंने पूछा, तो बोला कि सर इनको हम केवल मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी यही खिलाते हैं, गेहूं तो बिल्कुल दूर रखते हैं। तो उसका नतीजा ये है कि हम अपनी रोटी बनाते ही नहीं गेहूं की, यही हम लोग भी खाते हैं। मैंने कहा अच्छा इनका हम इलाज शुरू करेंगे। तो हमने गेहूं को आटा थोड़ा मिलवाना शुरू किया, 1 चम्मच, अरे रक्षा कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं बैठा हुआ, और धीरे धीरे करके उसकी क्वांटिटी हमारे कहते हैं पादांशिक। जिन बच्चों को दूध से एलर्जी थी, मैंने 5 ड्रॉप दूध शुरू किया, 21 दिन तक 5 ड्रॉप रखा, उसके बाद में 10 ड्रॉप किया, फिर 20 ड्रॉप किया, 10 ml, 20 ml, 25 ml, 3 लीटर तक दूध पिलाया 6 महीने के ड्यूरेशन में। बच्चे को कोई एलर्जी नहीं हुई, इसे कहते हैं असाध्य सात्विकरण। इसी प्रकार से उस गेहूं वाले को किया, और जब 50% गेहूं पे आ गए तो उनका मैंने कहा कि डॉक्टर साहब अब तो बड़ा दिक्कत होगी। क्या हुआ कि मेरा चयन मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में डीएसपी के लिए हो गया, और मेरी नियुक्ति बता रहे हैं चंबल वाले क्षेत्र में करें, डाकू वाले क्षेत्र में। और डाकू को अगर पता चल गया इस ऑफिसर को आटे से एलर्जी है तो गोली क्यों चलाएंगे, कुछ आटा फेंक देंगे, हम मर जाएंगे। मैंने कहा परेशान मत होइए, आप 50% गेहूं खा रहे हैं, जैसे ही डिस्क्लोज किया उसको तेज सांस फूलना शुरू हो गई, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। उसके बाद धीरे धीरे ठीक है, वो आदमी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से रिटायर हुआ है, लखनऊ में सेटल्ड है, आज वो गेहूं की रोटी खाते हैं, वो पूरी तरह से ठीक है। तो इसे कहते हैं असाध्य सात्विकरण। ये आयुर्वेद के सिद्धांत है। कारण क्या है मित्रों, ये एलर्जी जो है केवल फिजिकल लेवल पे नहीं होती, मेंटल लेवल पे भी होती है। अगर किसी टीचर को एलर्जी किसी बच्चे से हो जाएगी तो उसका सेक्शन चेंज करा देंगे। अगर गंगानाथ झा के प्रिंसिपल को अगर आपसे एलर्जी किसी से हो गई तो टीचर का ट्रांसफर कर देगा, दिल्ली के चले जाएंगे, ये भी संभव है। भगवान ना करे ये एलर्जी पति और पत्नी के बीच में हो जाए तो उनके हिसाब से ये इलाज लेके अलग हो जाएंगे। हम इसके लिए क्या कहते हैं कि हम पत्नी से कहते हैं कि पति को साथ में लाइए, और पति से कहते हैं पत्नी को साथ में लाइए, और पत्नियों से विशेष मेरा निवेदन है, बड़ी कन्याएं रखी हुई सब लोग, निवेदन है कि पतियों को डांटना जरूरी है, लेकिन रोज धीरे धीरे बात उत्तर देने से क्या होगा, वो नुकसान कर जाएंगे। This is supposedly part of the approach of Ayurveda. You can see different type of the energy can develop with the help of the Ayurvedic principles. Next please. अब हम आते हैं पर थोड़ा थोड़ा रिसर्च के ऊपर लेंगे। इस रिसर्च के बारे में आचार्य प्रियव्रत शर्मा जो हमारे प्रोफेसर थे बीएचयू में, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसमें लिखा कार्य कारण भावस्य द्रव्याणाम गुण कर्मणो परिच्छिष्टापनं सर्वैव मनुष्याणाम उच्यते अन्वेषणं पर्यवेक्षणं गवेषणं तथा च शोध इत्यादि पर्याय ही लोके समविधीयते। ये उन्होंने वर्णन किया कि किसी तथ्य पे पहुंचने के लिए विविध प्रकार की परिकल्पनाओं के द्वारा हम इसके द्रव्य गुण और कर्मों के बारे में तमाम अन्वेषण के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा, वेरिएबल एग्जामिनेशन के द्वारा जब हम किसी निष्कर्ष पर निकलते हैं उसको हम रिसर्च कहते हैं। रिसर्च इज एन इंटेलिजेंट साइंटिफिक systematic and unbiased process of approach for establishment of a particular concept by hypothesis or hypothesis. Unbiased, बिल्कुल ये नहीं है कि हमको अपने तथ्य को निकाल के वही लाना है जो लिखा हुआ है। Even negative approach, negative research is equally important. हमने कहा कि गिलोय जो है बुखार को उतारती है, हमने गिलोय का प्रयोग किया, बिल्कुल असर नहीं हुआ, तो नेगेटिव फाइंडिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो कारण क्या है, हमें खोजना पड़ेगा कि हमने कौन सा द्रव्य लिया, गिलोय के समय कौन सा द्रव्य लिया, कहां से लिया। सीएमओ इलाहाबाद के थे, उनको जो है हार्ट की बीमारी थी, तो वो हमसे कहे कि हम ऐसी कोई दवाई दीजिए, मैं नियमित प्रयोग करता रहूं। तो मैंने उनको अर्जुन का प्रयोग करने को कहा कि अर्जुन क्षीर पाक लीजिए, अर्जुन की छाल को छाया में सुखा के पाउडर बना के दूध में पका के लेना है। वो बड़े वैज्ञानिक व्यक्ति थे, उन्होंने अर्जुन का पाउडर हमारा भेज दिया जांच कराने, बनाया और भेज दिया।
और हमसे कहा डॉक्टर साहब आपने तो मरवा दिया होगा। मैंने क्या हुआ? जब मैंने जांच करवाया उसके अंदर लेड निकला, हेवी मेटल। हमने कहा आपने कहाँ से लिया था? कि हमारे सीएमओ ऑफिस के सामने पेड़ खड़ा हुआ उससे लिया था। भाई जहाँ से लगातार ऑटोमोबाइल्स निकलते हैं, जितने पेड़ वहां मिलेंगे सारे पेड़ की बात पर लैंड मिलेगा, दैट इज ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन। इसलिए द ड्रग मस्ट बी कलेक्टेड फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट। जहां से कलेक्ट करना है वहां से करना है। हम कारिंजर के जंगल से मंगाते हैं चित्रकूट में, और उसको मैंने बना के दिया उनको, हमने कहा जांच कराइए, उसमें कहीं कुछ नहीं लिखा। तो आपको याद रखना है कि हम कहाँ किसको प्रयोग कर रहे हैं, कैसे प्रयोग कर रहे हैं। निगेटिव रिजल्ट आ रहा है तो उसका भी हमें रिसर्च निकालना होगा। रिसर्च इज द बेस्ट फॉर नॉलेज टू सिस्टमैटिक साइंटिफिक वे on a specific topic aim to discovery or interpretation of new knowledge। पीएचडी जब आप लोग करते हैं तो either discovery of new fact or new interpretation, there must be something new, innovation। वही आपकी पीएचडी के लिए आपका एक टॉपिक होता है। रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ knowing the new facts and verifying old ones by application of the scientific tools and phenomena। वैज्ञानिक तथ्यों के साथ में नए तथ्य का अन्वेषण और प्रमाणीकरण करना ही रिसर्च का हमारा उद्देश्य है। प्लीज नेक्स्ट। आयुर्वेद में मैं अमेरिका में जब व्याख्यान दे रहा था तो मुझे कहा कि नहीं सभी डॉक्टर तोमर हैं, ये बीएचयू से आ रहे हैं, ये कैंसर को 3 पूजा में ठीक कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन बाय जीवन सरकास्टिकली व्यंग्यात्मक रूप से मेरा परिचय दिया गया। मैंने उनसे कहा कि मैं आयुर्वेद का एक इंस्टीट्यूशनल फिजिशियन हूँ, हम लोग थैला छाप डॉक्टर नहीं है। हमारे यहाँ कहीं नहीं कहा गया कि हम डायबिटीज या कैंसर को 3 पूजा में ठीक कर देंगे। आयुर्वेद में कहा गया है न च सर्वे व्याधि भवन सुपाय शांति, न च सर्वे उपाय साध्यानाम व्याधिनाम अनुपाय में सिद्धिरस्ति परीक्षा कारणो वही कुशला भवन। तो परीक्षा कारणो वही कुशला भवंती हमारा उद्देश्य है। डोंट अलाउ अनवाइज हु एक्ट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, obtain knowledge by reasoning, experimentation, कंपैरिजन एंड जजमेंट। इन 4 चीजों के द्वारा हम सिद्ध करते हैं कि हमारा ज्ञान जो है कितना परिपुष्ट है और उस ज्ञान को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। प्लीज नीड ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेद। अब आप कहेंगे कि आयुर्वेद इज ए ट्रायल टेस्टेड साइंस। एवरी फैक्ट रिटन इन आयुर्वेदिक क्लासिक्स, ऐसे नहीं मन में आया उन्होंने लिख दिया। कविता नहीं है कि हम बैठे बैठे हवाई जहाज में बैठे हैं, मन में आया कविता लिख दी। सिद्धांतो नाम जस्टिसा परीक्षिक बाहुबिल परीक्षा हेतु विश्व साध्यत्व स्थापित निर्णय। परीक्षकों ने बहुविध परीक्षा करने के बाद हेतु पे साध करके ही जो ज्ञान का एसेंस निकाला उसी आधार पर सिद्धांतों की स्थापना होगी। तो कोई भी सिद्धांत ऐसे नहीं लिखा गया है, तो उसी में जो है इसके बावजूद आयुर्वेद आज भारत वर्ष की 4 दीवारी से निकलकर वैश्विक क्षितिज पर स्थापित हो रहा है। यदि विश्व की पीड़ित मानवता को या विश्व के वैज्ञानिकों को आपको कन्विंस करना है तो उन्हीं की भाषा में बोलना होगा। उनकी भाषा क्या है? वैज्ञानिक मापदंड। इसका ज्ञान परिपुष्ट होने के बाद, सिद्धांत हमारे सही होने के बाद, इसको लोगों को समझाने के लिए, उनकी भाषा में इसको कराने के लिए इसे कहते हैं एविडेंस बेस्ड स्टडी, साक्ष्य आधारित अध्ययन। तो ये करना होगा। तो टू रिव्यू एंड रिवाइटलाइज द क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन। हमारा क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन आपके यहाँ स्टूडेंट है श्वेता, यस पीएचडी स्टूडेंट्स अग्र प्रकरण में जो काम कर रही है, बहुत महत्वपूर्ण काम है। मैं भी उसमें एक को सुपरवाइजर हूँ। तो तमाम ऐसे सिद्धांत रासनाबाद हराणाम पुष्कर मूल पूरा सूल हराणाम, इस तरह से तमाम सिद्धांत दिए गए। उसके बारे में पूरा प्रकरण, पूरा वर्णन करना बहुत अच्छा दिया गया है। टू एक्सप्लोर एंड पॉपुलराइज हिस्टोरिकल फैक्ट ऑफ आयुर्वेद। हिस्टोरिकल जो फैक्ट हमारे उनको पॉपुलराइज करने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए हम कर सकते हैं। टू डेवलप एविडेंस बेस्ड सपोर्ट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। हमने कहा कि आयुर्वेद तमाम औषधियां, पंचभूत की मैंने बात की, फलक विकास की बात कर रहे हैं, तमाम आयुर्वेदिक औषधियां हैं। उन औषधियों का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक चीजें हैं। तो इसके तमाम हमारे अध्ययन हो रहे हैं टू रिवाइटलाइज और टू एवेल्युएट द आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ऑन करंट साइंटिफिक पैरामीटर्स। फॉर एग्जाम्पल, हम तो क्या करते हैं कि ये औषधि बाधा है, पित्तर है, कफ है, ये हमारे सिद्धांत हैं। जब हम एलोपैथी की बात करते हैं तो हम कहते हैं हमने ये औषधि दिया
इसमें ब्लड शुगर इतना था, ब्लड शुगर घट करके नीचे आ गया। मधुमेह के रोगियों के लिए हमारे पैरामीटर अलग हैं, लेकिन आज के पैरामीटर हमें सिद्ध करना है, तो हम कहते हैं कि हमने शिलाजीत दिया और शिलाजीत रसायन लेने के बाद मधुमेह के रोगियों में खाना खाने के पहले ब्लड शुगर इतना था और ये जो है इतना आ गया। तो इस तरह की जो स्टडीज है वो बहुत जरूरी है टू रिपेलिनेट दी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ऑन द करेंट साइंटिफिक लाइंस, so that the world community can free to use those drugs as evidence based studies। आज आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से आज पूरा का पूरा ट्रेडिशनल मेडिसिन का रिसर्च सेंटर हमारा जामनगर में आ गया, जो चाइना में जाना था। और हमारा सेकंड ग्लोबल कन्वेंशन हुआ, सेकंड ग्लोबल कन्वेंशन हुआ हमारे दिल्ली में, और वहां हमने अश्वगंधा पे बात की। अश्वगंधा इज सपोज्ड टू बी वंडरफुल मेडिसिन, जिसके ऊपर करीब 12,500 रिसर्च पेपर हमारी पब्लिश हुए हैं। एक ड्रग के बारे में चर्चा हुई है, इसलिए आज पूरा विश्व आयुर्वेद औषधियों के बारे में चर्चा कर रहा है, क्योंकि हमको हम एविडेंस बेस्ड बना रहे हैं, यही हमारी आज की नीड है। टू जनरेट डाटाबेस ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्डाइजेशन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, जो मैंने बताया कि काली मिर्च की जगह पपीते के बीज। तो हम ये प्रोडक्ट के बारे में बताएं कि च्यवनप्राश में हमने क्या मिलाया, अष्टवर्ग लिख दिया है। अष्टवर्ग में क्या होता है, जीव, करिश्वक, मेधा, महामेधा, काकोली, चीकाकोली, रिद्धियोपति, कोई नहीं डालता, इसके प्रतिनिधि डाल रहे हैं, तो जो डाला है वो लिखिए, ये बहुत जरूरी है। तो इसको हमको स्टैंडर्डाइजेशन का स्केल हम बना रहे हैं, जिससे सिद्ध हो जाएगा कि इसमें पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ। टू कन्विंस ग्लोबल कम्युनिटी रेगुलरली रिगार्डिंग एफिकेसी ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स, ग्लोबल कम्युनिटी में ये बताना कि आयुर्वेद की दवाइयां इन रोगों में यहाँ काम करती हैं। टू स्टैंडर्डाइज आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ द हेल्थ, ये हमारी जीवन शैली पे काम हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि व्यक्ति ने कैंसर को ठीक करने के लिए बिल्कुल नेचर का सहारा लिया, प्रकृति के वातावरण के सामने रहा, खान पान में प्राकृतिक चीजों का सेवन किया। आज हम देख रहे हैं कि पिज्जा, नूडल्स, बर्गर की संस्कृति ने घर घर में लोगों को बीमार करना शुरू कर दिया है। एक प्लास्टिक की पन्नी में चाय लेके जा रहे हैं और प्लास्टिक के कप में पी रहे हैं, कार्सिनोजेनिक, तमाम कैंसर का कारण बनना है। गाय को, भैंस को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाने के बाद जो दूध निकाला जा रहा है, उसी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को लौकी के डंठल में लगा करके बड़ी बड़ी लौकी तैयार की जा रही है। चमचमाती हुई लौकी, गोभी जो मार्केट में मिल रही है, उसके अंदर पेस्टिसाइड का बहुत प्रयोग हो रहा है। सेब के ऊपर ओके टेस्टेड चिपका देते हैं और इसके ऊपर ग्लोबल क्या है, वैक्स की कोटिंग कर देते हैं। ये आपके शरीर के लिए बहुत घातक है। तो हम लोग आज बिल्कुल पूरे शंकर जी की तरह पूरा का पूरा जहर का पान कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अपना स्वास्थ्य को संरक्षित करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो दिस इज सपोज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल। तो हमारी लाइफ स्टाइल कैसी हो, हम क्या खाएं क्या न खाएं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रचार हो रहा है। आज आप 1,000 किसानों ने एक एफपीओ बनाया, वहां से ऑर्गेनिक फार्मिंग की हमारे पास सब्जी आती है, सरसों का तेल हम लाते हैं, कोल्ड प्रेस तेल जो गांव में कोड़ी से निकलता था, कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल। घर में रिफाइंड का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या करना है, सरसों का तेल या मूंगफली का तेल, गाय का घी प्रयोग करें। कहां करें, डाइनिंग टेबल पर, किचन में नहीं। रोटी में लगा के खाएं, दाल में डाल के खाएं, पूरी बना के ना खाएं। ये वैज्ञानिक तथ्य प्रमाणित करते हैं। इसके आधार पर हमको आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट प्लीज। रिसर्च नेक्स्ट आगे बढ़ आगे नेक्स्ट इसको हाँ बैक ये 4 हमारे स्कोप हैं। जितने बच्चे आप पीएचडी करना चाहते हैं, आयुर्वेद अगर करना है, तो पहला हमारा लिटरेरी रिसर्च। हम लिटरेरी रिसर्च कर सकते हैं, तमाम ग्रंथ हमारे हैं, उन ग्रंथों की टीकाओं पर काम कर सकते हैं। आदरणीय सरोज जी का बहुत बहुत स्वागत है। रिसर्च कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तमाम हमारे ग्रंथ हैं, तमाम टीका है, और ये संस्थान में तो आप देखेंगे भरमार है टीकाओं की, हस्तलिखित बंडल भी है, जिसमें आप पीएचडी का काम कर सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्च, और भी इस क्लिनिकल रिसर्च के लिए हम जो है भारत सरकार से
धन्यवाद एक बार फिर क्लैपिंग करिए सरोजी जी के लिए, इनके सहयोग से 11-12 जो दर्शन कराया जाना है उस वर्कशॉप में भारत सरकार की ऐसी विभूतियों को आमंत्रण किया है कि वो आकर के आपको इस क्षेत्र में कमाल करने के लिए, मैंने तो कहा कि यहाँ पर जो उपलब्ध साहित्य है उस साहित्य का हमारे बच्चों को लाभ मिले, किस तरह से उसके बच्चे हमारे पीएचडी में आगे बढ़े, उस पर कहते शोध करें। और उसके लिए गाइडलाइन के लिए भारत सरकार के प्लांट मेडिसिन बोर्ड के सीईओ डॉक्टर महेश अधीक और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग के डायरेक्टर, भूतपूर्व वाइस चांसलर राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर प्रदीप प्रजापति, ये और बीएचयू से, लखनऊ से बड़े बड़े विद्वानों को आमंत्रित किया है। आप लोग रहेंगे, उसका आप आनंद लेंगे और आपको लगेगा कि आयुर्वेद में अपार संभावनाएं छुपी हुई हैं शोध की। ये शोध केवल क्लिनिशियन से संभव नहीं है, इट इज ए टीम वर्क, जिसमें एक क्लिनिशियन भी होगा, एक इंडोलॉजिस्ट होगा। विदाउट इंडोलॉजिस्ट हम उसको समझ नहीं पाएंगे, हम उसका कैसे कार्य करेंगे, क्या क्या कहना चाह रहा है। पथ्ये सदगदार्थस्य किमौषधि सेवनैः, पथ्ये असदगदार्थस्य किमौषधि सेवनैः, नहीं तो क्या होगा, गदम हन्ति इति गदः। तो एक अर्थ लगाओगे तो गदम हन्ति माने गद को जो नष्ट करता है वो क्या है, गदा है, गदन है, क्या करना है। इसलिए इंडोलॉजिस्ट इज एसेंशियल व्हाइल यू आर डूइंग एन रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। देन फंडामेंटल रिसर्च, ड्रग रिसर्च। ड्रग रिसर्च का काम तो आपके यहाँ संभव नहीं है, आपके साथ कोई एडिशनली काम करना चाहे तो हो सकता है, इसके ऊपर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। आज 40,000 रिसर्च पेपर, नॉट 40,000, 80,000 आज पब्लिक डोमेन में हमारे 80,000 पेपर हैं कोविड कालखंड के बाद। टीकेडीएल के बारे में थोड़ा, टीकेडीएल का थोड़ा बता दीजिए, वो बात बंद करेगा। तो ये जो है आपके सामने, ये ड्रग रिसर्च के बारे में चर्चा होगी। तो ये सब चीजों के बारे में आपके पास खुला क्षेत्र है, बहुत आप इस पर काम कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सिद्धांत जो थे, बहुत चर्चा हुई। एक हमारा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हुआ, वेबिनार हुआ, जिसमें हमने तमाम वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया। जब उन्होंने कहा कि नहीं साहब, आपकी एविडेंस बेस्ड स्टडी होना चाहिए। जिस समय कोविड कालखंड में आयुष काढ़ा रिकमेंड किया जा रहा था, तो आईसीएमआर ने विरोध कर दिया, उन्होंने वी कैन नॉट यूज एनी मेडिसिन विदाउट एविडेंस बेस्ड स्टडीज। तो हम लोगों ने कहा भाई एविडेंस की बात आप करते हो, एविडेंस बहुत बड़ा शब्द है, प्रमाण तो हमारा शब्द है, प्रमाण शब्द हमारा बहुत ही गूढ़ है और बहुत ही गंभीर है और बहुत विस्तृत है। क्योंकि हम क्या करते हैं, किसी ज्ञान को आप तो उपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति प्रमाण के द्वारा सिद्ध करते हैं। यही कारण है कि हमारा ज्ञान कैसा होता है, त्रिकाल सिद्ध होता है। भूत में भी वही था, वर्तमान में भी वही है और आगे भी वही रहेगा। जैसा उन्होंने प्रयोग किया, आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन, रेमडेसिविर, बाद में आगे कह दिया कि इसका कोई काम नहीं है। ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। गिलोय इम्यूनोमोड्यूलेटर था, गिलोय रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला था, बढ़ाता है और बढ़ाता रहेगा। ये ज्ञान जो है वो त्रिकाल सिद्ध है, इसीलिए ये प्रमाण के आधार पर कहा गया है प्रत्यक्षम अनुपम, अप्रत्यक्षम अनुपम। प्रत्यक्ष इज द फ्रैगमेंटरी नॉलेज, जिस एविडेंस की आप बात करते हो वो प्रत्यक्ष गम्य है, इसलिए उसके आधार पर वो इनकम्प्लीट है। आज है, कल बदल जाएगा। पहले आप कहते थे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट which can take part in chemical reaction। बाद में आप ही ने कह दिया कि एटम कैन बी डिवाइडेड इन न्यूट्रॉन, मीजॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन आज हमारे यहाँ जो है, हमारा जो प्रेसिडेंट सिद्धांत है, हमारी जो थ्योरी है कणाद की, उस सिद्धांत को आप देखिए प्रारंभ से ही दिया गया है। इसलिए हमारे उस भारतीय ज्ञान परंपरा में उनको जोड़ा नहीं गया। मैकाले की शिक्षा नीति में पाश्चात्य संस्कृति की चीजों को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद, योग, आपका विमान शास्त्र, आप देख रहे हैं कि नासा का विमान शास्त्र नासा ने लिया है, भारद्वाज का विमान शास्त्र नासा स्टडी कर रहा है। ये सारा अध्ययन हमारे पास उपलब्ध है। नेक्स्ट प्लीज। इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेद, रिवैलिडेशन ऑफ बायोलॉजिकल कांसेप्ट थ्रू केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन एंड सपोर्टेड बाय द एक्सपीरियंस डेटा एंड प्रॉपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। आज के क्षेत्र में एक रोगी पे भी हम काम करते हैं तो एक केस रिपोर्ट हमारी पब्लिश होती है, हम उसमें देते हैं कि बिफोर ट्रीटमेंट इसका ब्लड शुगर है, आपने ट्रीटमेंट इतना हुआ, इसको ये साइड इफेक्ट डेवलप किए, तो आपको थोरोली इन्वेस्टिगेशन करने के लिए साइंटिफिक वे है रिसर्च का, उस आधार पर हम काम करते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ ओवर टाइम टेस्टेड साइंस ऑन करंट साइंटिफिक पैरामीटर्स टू कन्विंस द ग्लोबल कम्युनिटी।
हमको ग्लोबल कम्युनिटी को समझाना है तो उन्हीं की भाषा में समझाना होगा, इसलिए हमको उन प्रमाणों को लेना होता है, उनके उसी एविडेंस को लेना होता है जिस पर वो काम कर रहे हैं। अपडेटिंग और नॉलेज इन प्रेजेंट पर्सपेक्टिव, नॉलेज को अपडेट तो होनी चाहिए। अगर हम समय के साथ नहीं चले तो आपने देखा था पहले नोकिया का फोन बहुत चलता था, नोकिया खत्म हो गया, एम्बेसडर कार चली गई, फिएट गायब हो गई। आप अपडेट नहीं करेंगे अपने आप को तो आप भी पीछे छोड़ जाएंगे। समय के समय में इनोवेशन इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अपने आप को नवोन्मेष नवाचार के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। देखिए हमारा जो मिलेट्स था, हमारे भोजन में ज्वार बाजरा सावा कोदो रागा रागी चना कुटकी कुट्टू रामदाना ये हमारे भोजन के अंग हुआ करते थे, लेकिन अब उनको उस रूप में प्रयोग करना संभव नहीं है, उसमें इनोवेशन की जरूरत है। अभी मैंने एक आर्टिकल पब्लिश किया, उस आर्टिकल में मैंने साफ शब्दों में लिखा कि हमने रागी के बिस्किट्स, यहाँ एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, सरोजी जी कराई मेरा कार्यक्रम था, तो हमने बचाया था बच्चों के सामने रागी के बिस्किट, ज्वार के बिस्किट, बाजरा के बिस्किट। इसी तरह से उत्तम कम मटेरियल हमारा पिज्जा सब हमारी मैगी से बना, हमारे से बना हुआ इससे मोटे अनाज से, मिलेट से। तो हमको नवाचार करना होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रूविंग एफिकेसी ऑफ ओवरड्राइव्स ऑन करंट पैरामीटर्स, सेफ्टी स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट प्लीज। फंडामेंटल ऑफ ये रिसर्च के क्षेत्र है आपके, कहां आप काम कर सकते हैं। बच्चों के लिए तमाम क्षेत्र हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिदोष, अब त्रिदोष को टेस्ट ट्यूब में ले जा सकते हैं हम। कोई कहता है कि हम त्रिदोष को टेस्ट ट्यूब में ले आएंगे। जब हम वायु की बात करते हैं तो क्या कहा है, वायु तंत्र प्राणोदान समाज ज्ञाना पानपा प्रचेष्टा नाम नियंत्रण प्रणेता तमनस सर्वेंद्रियाणाम बुद्धिका सर्वश्रेष्ठ धार्मिक संधान कर प्रयास क्षेपता बहिर्बलानाम स्थूलान सोचना वित्ता करता के भाग्यम आयु अनुगत प्रत्यय भूतो भावते को पिता। उस बात को हम कैसे ला सकते हैं दृष्टि में, क्या है बात, अव्यक्त व्यक्त कर्मा से, ये अव्यक्त है, इसको जानते कहां से हैं, व्यक्त कर्मा। आपने ट्यूबलाइट का बटन को ऑन किया, लाइट जल गई, इसका मतलब बिजली है। बंद कर दिया तो बिजली गई। बिजली कैसी है, बिजली कैसी है ये नहीं बता पाएंगे आप। आपने बिजली को जाना कैसे, पंखा चल रहा है तो बिजली है, प्रेस गर्म हो रहा है तो बिजली है, एसी काम कर रहा है तो बिजली है। तो बिजली को कर्मों से पहचानना है। सिमिलरली बात को हम आइडेंटिफाई करते हैं किससे, कर्म से। बाकी बात का गुण क्या है, वो आप गति करने दो। यदि आपको गत्यात्मक दृष्टिकोण से, किसी लोगों को आपने देखा होगा इस तरह से हाथ हिलता है, ये क्या है, कंप, इसे कहते हैं कंप रोग। और कंप में क्या है, बात वृद्धि, बात की गति बढ़ गई तो बात का चिकित्सा हम करते हैं। पैरालिसिस के रोगी को कहते हैं हाथ उठाइए, मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये क्या हुआ, बात का क्षय। तो बात को हम कैसे पहचानेंगे, उसके कर्मों के आधार पर। तो ये त्रिदोष के बारे में, पित्त को कैसे, कफ को पहचानने के लिए हमको शोध करना होगा कि हम उसको कैसे पहचानेंगे, कैसे कार्य करेंगे। ऐसे ही आपका पंच महाभूत के बारे में, केवल ट्रांसलेशन सही नहीं है कि सारा आकाश को ईथर कर दिया, पृथ्वी को अर्थ कर दिया, वायु को एयर कर दिया, नॉट सफिशिएंट। इस पर हमें शोध करने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट ऑफ धातु, शरीर के साथ धातु है, मांस मेदोष मज्ज शुक्र धातुआ, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। इनको हम क्या माने, कैसे माने, बॉडी के कौन कौन से सिस्टम्स हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट ऑफ मल, कंसेप्ट ऑफ अग्नि, अग्नि का कॉन्सेप्ट। आयुर्वेद में क्या कहा है, शांते अग्रौ म्रियते युक्ते चिरम जीवन का नाम है रोगी शाल वृक्तम मूलम तस्मात् अग्नि निर्चते। भगवान कृष्ण ने कहा काम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमासता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं जो है अग्नि का स्वरूप हूं, शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है। अग्नि शांत हो जाती है तो आपकी मृत्यु हो जाती है। अग्नि सही काम करती है तो पाचन ठीक होता है, और सही तरीके से हम लंबे समय तक बिना बीमारी की जिंदा रहते हैं। और अग्नि की विकृत हो जाती है तो हम रोगी हो जाते हैं। इस अग्नि पर रिसर्च करना है। तो वी कैन नॉट ट्रांसलेट अग्नि टू द डाइजेस्टिव जूसेस। इट हैज गॉट द ब्रॉड डिसिप्लिन। ईच एंड एवरी सेल इज ए इंडिपेंडेंट एंटिटी। हर सेल में ये व्यापार होता है अग्नि का। इसलिए हमारा कहा गया
5 आपका 1 जठराग्नि, 5 भूताग्नि और 7 धात्वाग्नियां होती हैं। इन धात्वाग्नि में हम क्या मानेंगे, भूताग्नि कौन सी मानेंगे, इसके ऊपर हम शोध करने की संभावना है। इसमें बहुत काम हो भी रहा है और आप कर भी सकते हैं। आम के ऊपर मॉडर्न साइंस मानती है कि फ्री रेडिकल से रोग होते हैं। हमारे यहाँ कहा गया है जठरानंद और वल्द्यात अब आम संग को दे सर्व दोस्तों को पड़ा। एक ऐसा तब तो जो आपके जठराग्नि के दौर्बल्य होने के कारण शरीर में जब अन्न का पाचन सही ढंग से नहीं होता तो आम की उत्पत्ति होती है। आमम असयुक्तम दुर्गंधम बहुपिछलम, ऐसा द्रव्य होता है। ये द्रव्य क्या होता है, तीनों दोषों को प्रकट करता है और सब प्रकार के रोगों को उत्पन्न करने। अब ये क्या है, हम इसको फ्री रेडिकल मानेंगे, आप क्या मानेंगे, मॉडर्न वाले लोग कहते हैं फ्री रेडिकल है। तो ये सारी चीजें हमको पता नहीं होंगी कि हम आम को क्या माने, कैसे करें। ओज के बारे में, ओज हमारे यहाँ कहा गया परोज और अपरोज, कहते ना ये व्यक्ति बड़ा ओजस्वी है। रस रक्त मांस वेद अस्थि मज्जा शुक्र के बाद सर्वोत्तम जो सारभूत अंश है वो ओज कहलाता है। पर ओज की मात्रा अष्टबिंदु, इसका स्थान हृदय बताया गया है। और अपर ओज की मात्रा अर्धांजलि होती है, इसका स्थान सर्व शरीर है। ये क्या है, इसको हम क्या माने, इस पर हमें शोध करने की जरूरत है। इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट ऑफ आवरण, आवरण जन व्याधियां हमारे यहाँ होती हैं। और निदान पंचक, निदानम पूर्व रूपाणी रूपांड वसंतता संप्राप्त छेद विज्ञानम रोगाणाम पंचदाशतम, निदान रूप उपसय संप्राप्ति, इन सब के बारे में रोग का समीचीन अध्ययन करने के लिए इनमें हम बड़े काम कर सकते हैं। क्रियाकाल इज सपोज टू बी वन ऑफ द वंडरफुल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सुसुप्त व्हाइल वी आर ट्रीटिंग एनी डिजीज। किसी भी रोग को ठीक करने के लिए हमारे यहाँ कहा गया है कि संचयम च प्रकोपम प्रसरम स्थान संचयम व्यक्तिम भेदम चया व्यक्ति दोषानाम स्वभाविक। कोई रोग एकदम उत्पन्न नहीं हो जाता, पहले दोषों का संचय होता है, संचय के बाद प्रकोप होता है, प्रकोप के बाद वो प्रसरित होते हैं शरीर में, फिर स्थान संचय होता है एक स्थान पर जहाँ मूर्छना होती है, और फिर व्यक्तावस्था आती है, रोग के लक्षण उत्पन्न होते हैं, फिर भेदावस्था आती है जिसमें कॉम्प्लिकेशन पैदा होती है। जितने जल्दी हम रोग के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे उतनी जल्दी रोग को हम ठीक कर लेंगे। संचय अपहृता दोषा लभंते नूतना रहे, संचय अवस्था में अगर रोगों का अपहरण कर लिया तो उसको आगे रोग की उत्पत्ति रुक जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने दावत खाने आप गए और आपने कहा कि कोई जितने स्टॉल लगे हैं सब मैंडेटरी है, छोड़ना नहीं है, कल गैस बंद रहेगी, आज पूरा पूरा खाना है। तो इतना खा लिया कि सवेरे खट्टी डकार आ रही है, उसके बाद फिर कभी भोजन का खोलना खुला आज फिर बताया जाओ तो अच्छी चलेगी नहीं। आपने लंघनम अक्ष कुक्ष व्यवहार होगा प्रतिष्ठाया प्रणतरा पंचेदम कुंजरात्रेण रोगा नसर लजना। आपने लंघन कर दिया, लघु भोजन कर लिया, थोड़ा पीला कर लिया, ऑटोमेटिकली आपको आराम मिल जाएगा। और अगर आपने खा लिया तो अजीर्ण होगा, अजीर्ण होगी तो होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये जानना जरूरी है, इसके बारे में हम लोग काम करें। कंसेप्ट ऑफ सामान्य विशेष, सर्वदा सर्वभावानां सामान्य पद कारणम ह्रास हेतु विशेष है, तुल्य होता है सामान्यम विशेषत्व प्रकटत्व का। इस पर हमें काम करना है कि सामान्यम वृद्धि कारणम, कैसे हम क्षयजन्य रोगों में, क्यों हमारा सिद्धांत क्या कहा गया है, हमारे यहाँ कहा गया है दोषा क्षीणा वर्धकव्या वृद्धा रसकव्या कुपिता प्रसमयकव्या समा परिपाल्या यदि सिद्धांत। तो उस दृष्टिकोण से कैसे काम करना है इसका जानकारी देने के लिए हमको सामान्य और विशेष का अध्ययन करना, इस पर हम रिसर्च कर सकते हैं, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये परीक्षा के साधन बताए गए, त्रिविध परीक्षा, दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही, चतुर्विध परीक्षा जो आपके चतुर प्रमाण परीक्षा है, प्रत्यक्ष आपको उपदेश अनुमान और युक्ति, पंचविध परीक्षा पंच ज्ञानेन्द्रिय परीक्षा, षड्विध परीक्षा पंच ज्ञानेन्द्रिय प्रश्न चेती, प्रश्न के साथ पंच ज्ञानेन्द्रिय परीक्षा। कोई भी नई चीज नहीं है। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, साउंड, वो आपकी परीक्षा कौन सी है, श्रवण परीक्षा है। इस शब्द को हम सुनते हैं वो श्रवण परीक्षा है। अल्ट्रासोनोग्राफी में जो किया जाता है वो भी आपकी श्रवण परीक्षा है। सीटी स्कैन में हम जो देखते हैं, एमआरआई में देखते हैं, वो आपकी दर्शन परीक्षा है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में देखते हैं, दर्शन परीक्षा है। पंचेंद्रिय परीक्षा के अंदर सारे मॉडर्न साइंटिफिक टूल्स आ जाते हैं। ये किसी एलोपैथी की देन नहीं है, ये आर द साइंटिफिक एडवांसमेंट्स। एवरी फिजिशियन इज फ्री टू यूज those scientific tools.
तो ये परीक्षाएं ऑनलाइन के हमारे यहाँ है। अष्ट स्थान परीक्षा, रोगाक्रांत शरीर से स्थान परिचय नाड़ी मूत्रम बलम दिव्याम सब देश पर लगा करती, इस पर ध्यान होना चाहिए। जैसा नाड़ी परीक्षा कब करना चाहिए कब नहीं करना, नाड़ी परीक्षा का हमने अध्ययन किया, पुस्तक एक पब्लिश हुई है, हजारों रोगियों पर किया, किस तरह से बात की नाड़ी होती है, बात की नाड़ी का क्या गति बताया गया, जस्ट लाइक जलोका और सर की जो गति होती है, बातिक नाड़ी, पैतृक नाड़ी मंडूकवत, जैसे मैडम तेल को चमका है नीचे आता है, मंडूकवत, वो कब कैसी होती है, हंस और पराग, हंस की तरह कबूतर की तरह स्टडी गेट, धीरे धीरे ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, ऐसा खराब आता है, जैसे हम प्लेसिंग करके इस आधार पर हम शोध कर सकते हैं, नाड़ी परीक्षा के बारे में जानकारी हम ले सकते हैं। तो ये परीक्षा हमारे 10वीं परीक्षा, आचार्य चरक में 10वीं परीक्षा बताई, तत्र प्रकृतस्य विकृतस्य सारतस्य सगनतस्य सत्यतस्य सात्यतस्य वैसे, ये परीक्षा है। इस आधार पर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं कि रोगी को हम कैसे ठीक करें, किस रोगी को कौन सी औषधि दें, कितनी मात्रा दें, ये सारी चीजें डिसाइड होती है इस परीक्षा के आधार पर। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद में शोध की अपार संभावनाएं छुपी हुई हैं और हमको इन तथ्यों को जो कि टाइम टेस्टेड हैं, ये समय परीक्षित हैं, परंतु वर्तमान परिदृश्य में इनको लोगों के सामने लाने के लिए हमको जो है आज के उपलब्ध वैज्ञानिक मापदंडों पर प्रमाणित करना अनिवार्य है, जिससे वैश्विक मंच पर इनको हम लोगों के सामने रख सकें और उनकी भाषा में उनको समझा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और जय आयु जय